हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और स्वागत करता हूं आपका इस सेशन में जहां पे कि हम सॉल्व करेंगे सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद रेस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स एंड दिस इज अ मैराथन सीरीज। फाइनल है ये पार्ट 4 ऑफ द मैराथन सीरीज है। आई होप पहले 3 आपने अटेंड किए हैं सेशंस, आपने सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक्स जो है वो कर लिए हैं और आपने खुद से भी थोड़ा अपने एंड पे पढ़ाई करी होगी विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। अगर आपने वो नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा और अगर आप पीछे से चलना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल पीछे से चलिए एंड इस क्लास के बाद आप थर्ड सेकंड और फर्स्ट भी लेकिन जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपको जरूर इंपॉर्टेंट नॉलेज जो है वो जरूर देगा एंड हो सकता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हो जो कि आपसे एक्चुअली क्लैट एग्जामिनेशन में फाइनली पूछ लिया जाए। सो दिस इज पार्ट 4 एंड द फाइनल पार्ट ऑफ दिस सीरीज ऑफ द मैराथन। आई एम वैभव प्रकाश एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस पर्टिकुलर सेशन। आइए चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक की जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी जो है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्हें कन्फर किया गया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सुरीनेम कंट्री का। ठीक है, सो सुरीनेम जो एक कंट्री है वो आपकी एक कोस्टल कंट्री है साउथ अमेरिका में। अगर हम बात करते हैं गाइज, ये सब ठीक चल रहा है ना, मतलब एक बार कंफर्म कर दो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, सो एसेंशियली अगर देखें तो ये एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ है, तो इसमें यहां पे वही दिया है कि सुरीनेमे के जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है, ये तो तुमसे पूछ लिया कि भाई हाईएस्ट सिविलियन ऑनर क्या है, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया। बट एसेंशियली यही हुआ है कि हमारी जो प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो सुरीनेमे कंट्री ने दिया है। ये कौन सी कंट्री है, अब इसके बारे में अगर थोड़ा सा जाने, जो कि थोड़ा सा नया नाम है ये कंट्री का, तो ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, कोस्टल कंट्री कह सकते हैं इसको। ये एक कोस्टल कंट्री है, इसमें आपको बहुत से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे मैक्सिमम। तो नेचुरल रिसोर्सेस काफी है इस देश के पास। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है डच। ठीक है, अब मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि इसका कैपिटल क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हो इसका कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सुरीनेम कंट्री? एनीवन? इसका नाम है पैरामैरिबो। ठीक है, पैरामैरिबो जो है इसके कैपिटल का नाम है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आई थिंक इस कंट्री के बारे में हमको जो है पता होनी चाहिए। कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन है जिसके ऑप्शन, अरे हर क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं मिलता है बेटा, है ना हर क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो बट एनीवे, पैरामैरिबो जो है वो कैपिटल है सुरीनेमे का, एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है जो कि एक कोस्टल रीजन में आता है, काफी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज अगर आप देखोगे तो वो डच है। डच भाषा जो है वो यहाँ पे बोली जाती है इस पर्टिकुलर देश में। एंड तो ये कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन है विच आई फील आप लोग को इस देश के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा और आपको लगता है तो आप जरूर इसके बारे में पढ़ लेना, बट इसके अलावा इसमें एज सच और कुछ ज्यादा दिया हुआ नहीं है, बस एक ही फिल इन द ब्लैंक्स है विच इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। एंड वही तुमसे सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर ऑफ सुरीनेमे एज रिडाक्टेड इन द पैसेज, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द ब्लू स्टार, चेन ऑफ द गोल्ड स्टार, चेन ऑफ द येलो स्टार, चेन ऑफ द ऑरेंज स्टार। क्या है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर का नाम इस क्वेश्चन नंबर 1? और बिल्कुल सही जवाब आया है ध्रुवी का, एंड द करेक्ट आंसर इज येलो स्टार। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार इज द करेक्ट आंसर एंड दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ सुरीनेमे। चलो एक फॉलो अप क्वेश्चन, चलो ठीक है, एक चॉकलेट प्रॉब्लम एंड में पूछूंगा, नहीं अभी पूछ लेता हूं, उसमें क्या है। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इंडिया का क्या है, उसका नाम बताओ।
हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का क्या है? अब प्लीज मेरे से ऑप्शन मत मांगना, जल्दी बताओ। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का है भारत रत्न। ठीक है, हाँ ध्रुवी बिल्कुल सही। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया एंड सुरीनेम साइंड डैश इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स MOUs इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। कितने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स जो है इंडिया और सुरीनेम ने साइन किए इन दीज डिफरेंट फील्ड्स? 2, 3, 4 या फिर 5? हाउ मेनी MOUs did India and Suriname sign in the field of health, agriculture and capacity building is question number 2. And the correct answer to question number 2 is 4. 4 MOUs जो हैं इंडिया ने साइन करे हैं कि हम लोग इन एरियाज में जो है मिलके साथ में काम करेंगे, एंड इंडिया जो है वो हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के जो एरियाज हैं उसमें इंडिया और सुरीनेम में जो है वो साथ में मिलके काम करेंगे। सो 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सुरीनेम? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? is a country located on the northern coast of South America, smallest countries in South America, formerly known as Dutch Guiana. Suriname was a plantation colony of Netherlands that gained its independence in 1975. The currency of Suriname is Suriname dollar. None of these. Which of the following statement is incorrect? Is your question number 3. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। देखो हम लोग ने डिस्कस भी करा था, मैंने आपको बताया था इट्स अ साउथ अमेरिकन कंट्री, ठीक है, एंड इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। इसका पहले नाम था डच गियाना। इसको क्यों डच गियाना बोलते थे? इज बिकॉज वो नेदरलैंड्स की कॉलोनी थी। ठीक है, नेदरलैंड्स की जो कॉलोनी है इसीलिए उसको डच गियाना जो है वो पहले कहा जाता था, इसका नाम था, जिसको कि 1975 में इंडिपेंडेंस मिली 25 नवंबर को। ठीक है, एंड इसकी करेंसी जो है वो सुरीनेम में डॉलर है। सो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों ऑप्शंस जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 13th, 14th, 15th या फिर 16th? 13, 14, 15 या फिर 16? क्वेश्चन नंबर 4, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, ध्रुवी गॉट दिस राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं तो सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है वो फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है। ओके, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडिया की? Who was the first women president of India? And the correct answer is Srimati Pratibha Devi Singh Patil। ठीक है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलो, प्रतिमा नहीं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वॉज द नेम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज और आर इनकरेक्टली मैच्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज और आर इनकरेक्टली मैच्ड? Article 54 election of the president, Article 56 term of the office of president, Article 58 qualifications for election as president। इसमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? क्वेश्चन नंबर 5।
जल्दी से बताओगे। एंड द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। ये तीनों जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। आर्टिकल 54 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है प्रेसिडेंट का एक इलेक्शन होना है। 56 बताता है कि टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है। एंड 58 जो है वो क्वालिफिकेशंस ले डाउन करता है कि कौन जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये तीनों ही जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसीलिए नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दिस वाज टॉपिक नंबर 1 that we needed to discuss. Now second is Navy warship जो है वो participate किया इंडिया एक इवेंट में to mark 130 years of महात्मा गांधी's railway station incident in South Africa. You remember महात्मा गांधी का एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था जब वो साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस कर रहे थे अपने लॉ की। तो वो एक फर्स्ट क्लास उसमें उन्होंने टिकट खरीदी थी और वो फर्स्ट क्लास कोच में जो है वो ट्रेन में चढ़े थे, लेकिन वो फर्स्ट क्लास कोच जो है वो कलर्ड लोगों के लिए नहीं होती थी। तो वहां पे ऐसा स्ट्रिक्ट लिखा होता था कि डॉग्स एंड ब्लैक पीपल, कलर्ड पीपल जो है वो अलाउड नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसमें महात्मा गांधी को जो है ट्रेन से नीचे धक्का देके निकाल दिया गया था। ठीक है, एंड वहां से शुरुआत हुई थी उनकी उस मूवमेंट की, वेयर ही सेड कि ये तो गलत हो रहा है एंड मुझे इसके अगेंस्ट लड़ना है। तो उन्होंने पहले साउथ अफ्रीका में काफी लड़ाई की, उसके बाद फिर वो इंडिया आए और इंडिया आके फिर उन्होंने अपना पहले तो वो उन्होंने पूरा इंडिया जो है वो भ्रमण करा और समझा कि यहाँ की दिक्कतें क्या है, और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी जो है फ्रीडम स्ट्रगल की, इंडिया की जो मॉडर्न फ्रीडम स्ट्रगल की जो जर्नी है वो शुरुआत की महात्मा गांधी ने। ठीक है, सो उसी के 130 इयर्स को कंप्लीट हुआ। तो उसमें एक इंडियन नेवी की वॉरशिप जो है उसने पार्टिसिपेट किया साउथ अफ्रीका में। तो उसके ऊपर जो है ये एक पर्टिकुलर पैसेज जो है वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, सो एक तो सबसे पहले पूछ रहा है 130 इयर्स ऑफ द स्टार्ट स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड एट दिस प्लेस रेलवे स्टेशन नियर वन, मतलब वो जगह पूछ रहा है जहां पे ये इंसिडेंस हुआ था। एंड INS त्रिशूल जो है वो फ्रंटलाइन वॉरशिप है इंडियन नेवी की, जो कि उस पर्टिकुलर जगह पे गई 6 to 9 जून 2023 को to celebrate the 130th anniversary of the 7th June 1893 incidents, है ना। and also 30 years of re-establishment of diplomatic relations between India and South Africa जो है वो हुआ। and so ये फिर वही थोड़ी सी हिस्ट्री दी हुई है कि 1893 में एज लीगल काउंसिल टू मर्चेंट दादा अब्दुल्ला महात्मा गांधी पहुंचे थे साउथ अफ्रीका, जो कि फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में, तो मैंने आपको बता ही दिया, उनको वहां से निकाल दिया गया था बहुत ही खराब तरीके से। कूलीज एंड नॉन वाइट्स पीपल वर नॉट परमिटेड इन फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। तो दिस इज व्हाट द टॉपिक इज। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये, INS Trishul, a flagship warship of the Indian Navy, celebrated 130th anniversary at the Dash port in Africa, in South Africa. Durban, Pretoria, Johannesburg, Bloemfontein. Ouch. Durban, Pretoria, Johannesburg, Bloemfontein. कौन से पोर्ट पे ये 130th एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट करी गई, इस क्वेश्चन नंबर 6। And the correct answer to question number 6 is Durban. बिल्कुल सही सचिन, वेरी गुड। ठीक है, Durban is the correct answer. Moving on, which of the following statement is incorrect regarding INS Trishul? Which of the following is incorrect regarding INS Trishul? Is the second frigate of the Talwar class of Indian Navy, Trishul, the guided missile frigate, joined the arsenal of Indian Navy in 2003, commissioned by Flag Officer, Western Naval Command, Arun Prakash at St. Petersburg, Russia on 25 June 2003. Guided missile are modified Krivak 3 class frigates built by Russia. These ships use stealth technologies and a special hull design to ensure reduced radar cross section. ये है थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है वो याद रखो। अगर आपको इतना सारा इंफॉर्मेशन नहीं भी याद रहता है तो कोई बात नहीं, ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हो। हाउएवर यहां पे
ऑल ऑफ द आंसर्स, ऑल द 3 ऑप्शंस जो है वो बिल्कुल करेक्ट आपके लिए दिए गए हैं, ताकि आपको बाद में भी याद रहे। मैं इसको अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट करके चेंज करके नहीं करना चाहता था। सो इट्स लाइक कि आपको ये चीज़ें जो है वो याद रहे, एंड ताकि कंफ्यूजन जो है वो आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। विच एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स एक्वेरिन between Indian Army and the Maldives National Defense Force commenced on 11th June 2023 at छावभाटिया in उत्तराखंड। छावभाटिया उत्तराखंड में कौन सा एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ इंडिया और मालदीव्स की आर्मी के बीच? 11th, 12th, 13th या फिर 14th इस क्वेश्चन नंबर 8। और इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है एक्स एक्वेरिन। इसका कौन सा एडिशन जो है वो 11th जून 2023 को हुआ उत्तराखंड इंडिया में? एंड द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑप्शन बी, 12th एडिशन। ठीक है, 12वीं बार जो है ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड मालदीव्स आर्मी की ये हुई। चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। Which edition of India, France and UAE maritime partnership exercise began in the Gulf of Oman? ये 3 कंट्रीज के बीच में होने वाला एक एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया, फ्रांस एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की इनकी मैरिटाइम एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज जिसको कहते हैं। तो ये इसका कौन सा एडिशन जो है गल्फ ऑफ ओमान में हुआ इस क्वेश्चन नंबर 9? Yes, the correct answer is the first edition. Absolutely correct. ये पहली बार जो है ये 3 कंट्री के बीच में एक कोऑपरेशन जो है, कोऑपरेटिव एक्सरसाइज जो है वो हुई बिटवीन इंडिया, फ्रांस एंड यूएई। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सत्याग्रह? अब देखो ये स्टैटिक के ऊपर आ गया क्वेश्चन, स्टैटिक जी के। सत्याग्रह जो लॉन्च किया था महात्मा गांधी ने, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट इनिशिएटेड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, फर्स्ट एम्प्लॉयड इन साउथ अफ्रीका इन 1915 व्हेन गांधी लेड अ सक्सेसफुल रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी रेशियल लॉज। Principles of Satyagraha was also applied to other struggles around the world, including fight against colonialism in Africa and Latin America, and none of these. So what is the correct answer to question number 10? All the options A, B, C are absolutely correct. तो इसीलिए इसमें से incorrect कौन सा है? एक भी नहीं। None of them are incorrect in all the 3 options. ठीक है? None of them are incorrect. Hence the correct answer is none of these. ठीक है? So सत्याग्रह जो है वो इनिशिएट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था जो कि इंडिपेंडेंस स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के काम आया। सत्याग्रह सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था कि उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था अगेंस्ट कलर, रेशियल लॉज, वही हो गया कलर के ऊपर उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था साउथ अफ्रीका में 1915 में। एंड ये जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस है ये बाकी जगहों पे भी यूज किया गया है, और इसीलिए महात्मा गांधी की इतनी ज्यादा वैल्यू वर्ल्ड ओवर जो है वो करी जाती है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द थर्ड एंड द फाइनल टॉपिक फॉर टुडे, विच इज द 37th नेशनल गेम्स 2023। ठीक है, तो 37th नेशनल गेम्स जो है उसके ऊपर आपसे एक पैसेज पूछा गया है। इसमें देखो एक हमको वो दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। Chief Minister Pramod Sawant unveiled the mascot for 37th National Games held at Dr. Shyama Prasad Mukherjee Stadium, Talegaon on Sunday, blah 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 blah. Rich heritage, the game between the games and the rich heritage of. अच्छा, ये तुमसे जगह का नाम पूछ रहा है, ठीक है, कि कहां पे हुआ 37th नेशनल गेम्स। इसका हिंट तुमको सीएम प्रमोद सावंत से भी मिल जाएगा। बाकी इसमें कुछ एज सच नहीं है जो कुछ दिया हुआ हो। एंड लेट अस हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस। ओके, नाउ वी विल लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेसेस एक्स इन द अबव पैसेज? सो बेसिकली 37th नेशनल गेम्स जो है वो कहां पे होस्ट किया गया था? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11।
बिल्कुल सही जवाब ध्रुवी, द करेक्ट आंसर इज गोवा। अगर आपने स्टार्टिंग वाला भी देखा होता जब मैंने आपको दिखाया था, व्हेन वी वर लुकिंग एट दिस, है ना, तो यहां पे भी लिखा हुआ था, अरे करेक्ट, यहां पे भी लिखा हुआ है गेट सेट गोवा 2023, सो दैट वाज आल्सो अ गुड हिंट, बट यस द करेक्ट आंसर इज बी, गोवा। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल mascot for 37th National Games of India? 37th नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया का मैस्केट जो है उसका क्या नाम था? मोगा, गौर, बुलबुल, कोयल। मोगा, गौर, बुलबुल, कोयल, व्हाट इज द करेक्ट नेम? व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मैस्केट? यस, बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज मोगा। ठीक है, मोगा इज द करेक्ट आंसर, ऑफिशियल मैस्केट जो है उसका नाम मोगा था। बहुत सही, ब्रिलियंट। 22 नेशनल गेम, अच्छा, द 2022 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया, द 36th नेशनल गेम्स वर हेल्ड इन विच स्टेट? 37th नेशनल गेम्स जो है 2023 में वो गोवा में खेला गया। अब पूछा जा रहा है 36th नेशनल गेम जो कि 2022 में खेला गया था, वो किस स्टेट में खेला गया था? गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी या फिर उत्तर प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 13, एंड द करेक्ट आंसर इज गुजरात। ध्रुवी बिल्कुल सही, ध्रुवी गॉट इट एब्सोल्युटली करेक्ट। आई बिलीव ध्रुवी इज फ्रॉम गुजरात, जहां तक मेरे को याद है जब उससे बात हुई थी, तो है ना, तो यस, उसका आंसर सही होना लाजमी है, उसको पता होगा कि भाई मेरे स्टेट में क्या हो रहा है। सो यस, गुजरात इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। Question number 14. The National Games of India was started in the year dash. अब देखो ये स्टैटिक का क्वेश्चन है। And the games were then held every 2 years and were renamed as National Games during the 9th Games in Bombay in 1940. National Games of India जो है वो स्टार्ट हुआ था किस साल में? 1915, 1918, 1924, 1928। क्वेश्चन नंबर 14, जिसको कि रीनेम किया गया था 1940 में एज द नेशनल गेम्स। एंड द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 14 इज 1924। देखो, बेसिकली नेशनल गेम्स को करने का जो है ना आइडिया जो था वाज कि जो इंडियंस का पार्टिसिपेशन होता था इन द ओलंपिक गेम्स, उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, तो इंडिया को किसको भेजेगी ओलंपिक्स में वो डिसाइड करने के लिए नेशनल गेम्स जो है वो स्टार्ट किया गया था, कि जिससे हमको पता चलेगा कि नेशनल लेवल पे कौन सा टैलेंट है जो सबसे बेस्ट है, जिसको आप थोड़ा और ट्रेन कर सकते हो और उनको फिर आप भेज सकते हो आगे इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस पर्पज से नेशनल गेम्स जो है वो स्टार्ट हुआ था 1924 में। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे विच इज क्वेश्चन नंबर 15 होगा ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 15। All India Olympic Committee eventually transitioned into Indian Olympic Association (IOA) in which year, with Dorabji Tata as the president and Dr. Nohran as the secretary? ठीक है, YMCA के थे ये, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे, एंड दोराबजी टाटा जो है एज प्रेसिडेंट जो है उन लोगों ने मिलकर स्टार्ट करा था, जो कि बाद में जाके इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो बना, एंड जिनका काम वही था कि हमको टैलेंट को देखना है और फिगर आउट करना है कि किसको भेजना चाहिए फॉर द ओलंपिक पार्टिसिपेशन। तो ये किस साल में जो है वो हुआ था? इवेंचुअली ट्रांजिशन जो है वो कब हुआ था? 25, 27, 29, 31। द करेक्ट आंसर इज 1927। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, 1927 में जो है जो आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो बना था। ठीक है, ये पुलिट्जर प्राइज जो होता है वो जर्नलिज्म और आर्ट में, ठीक है,
जो मैक्सिमम एक्सीलेंस जिसको कहते हैं, जो जर्नलिज्म में और आर्ट के फील्ड में बहुत अच्छा एक्सेप्शनल काम करते हैं, उनको दिया जाता है पुलिट्जर प्राइज। तो ये 2023 में जो है वो अवार्ड दिया गया था, and this becomes a very very important topic. So let us have a look at the questions जो हमसे, अरे सॉरी ये क्या हो गया, हाँ तो देखते हैं कि ये क्या जो है वो दिया गया है पैसेज में। देखो पैसेज जो है अगेन उससे आपको कोई आंसर मिलेगा नहीं। ये पूरा पैसेज हमको पढ़ने की क्या जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम में तो बिल्कुल भी मत पढ़िएगा। द ओनली थिंग दैट यू गेट इज, देखो जैसे यहां पे लिखा हुआ है पुलिट्जर प्राइज, ठीक है। अब मेरे को पता चल गया कि ये पुलिट्जर प्राइज के ऊपर है। अब मुझे ना इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ एक चीज, एक नजर जो है वो हम क्यों घुमाते हैं पैसेज के ऊपर, ये देखने के लिए कि क्या कहीं पे कोई फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। अगर कोई फिल इन द ब्लैंक्स है तो मेरे को उसका आंसर जो है वो ढूंढना पड़ेगा कि यार मतलब ये क्या कॉन्टेक्स्ट जो है वो दिया है। बट पुलिट्जर प्राइज जो है 22 सेपरेट जूरीज बनती है, 23 अवार्ड कैटेगरीज है, ठीक है। फोटोग्राफी अवार्ड्स के लिए अलग से होती है, 5 मेंबर्स होते हैं, पब्लिक सर्विस, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग, फीचर राइटिंग, कमेंट्री, ऑडियो रिपोर्टिंग, ये बहुत सारे ऐसे आपके जो है कैटेगरीज हैं जहां पे कि अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। मेजॉरिटी वोट जो है उससे सेलेक्ट किया जाता है विनर को, और ठीक है 75% मेजॉरिटी वोट जो है उसको भी काउंट किया जाता है। एंड बोर्ड कैन ऑल्सो वोट टू इशू नो अवार्ड्स। कभी ऐसा भी हो सकता है कि बोर्ड इस चीज के ऊपर भी ये बोले कि इस साल किसी को इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अवार्ड नहीं दिया जा रहा है, वो एक्सेप्शन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। सो दैट इज अगेन समथिंग दैट कैन बी डन। अपार्ट फ्रॉम दैट जूरर्स जो है, जर्नलिज्म जूरर्स जो है जो कि डिसाइड करते हैं, उनको पे नहीं किया जाता है, उनको कोई पैसे नहीं मिलते हैं इस काम को करने के लिए, तो इसीलिए उससे एक अनबायस जो है वो बना हुआ रहता है, ठीक है। एंड हाँ एग्जैक्टली बस यही जो है वो दिया गया है। तो नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस। 2023 पुलिट्जर प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ फिक्शन किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 1, 2023 Pulitzer Prize in the category of fiction has been won by dash. Barbara Kingsolver and Hernan Diaz, Colson Whitehead and Christopher Knight, Michael R. Jackson, W. Caleb McDaniel. Who has won the Pulitzer Prize in the fiction category? Question number 1. सिंकी सेज ऑप्शन बी, बिल्कुल गलत जवाब है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बारबरा किंगसॉल्वर एंड हर्नन डियाज, ठीक है। फिक्शन कैटेगरी में जीतने वाले राइटर्स एंड ऑथर्स हैं बारबरा किंगसॉल्वर एंड हर्नन डियाज। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, हिज नेम इज जॉर्ज फ्लॉयड, वन मैन्स लाइफ एंड द स्ट्रगल फॉर रेशियल जस्टिस बाय डैश हैज वॉन द पुलिट्जर प्राइज इन जनरल नॉन फिक्शन कैटेगरी। नॉन फिक्शन कैटेगरी में पुलिट्जर प्राइज 2023 किसको मिला है? इसमें थोड़ा एडिशनल जो है वो दे दिया आपको कि किस चीज के लिए मिला है। तो द नेम ऑफ द बुक इज हिज नेम इज जॉर्ज फ्लॉयड, वन मैन्स लाइफ एंड द स्ट्रगल फॉर रेशियल जस्टिस। सो टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। बारबरा किंगसॉल्वर एंड हर्नन डियाज, रॉबर्ट सैमुअल्स एंड टोसा ओलोरुनपिया, Barbara Kingsolver and Tosa Olorumpia, Colson Whitehead and Christopher Knight. Who has won it for the general non-fiction category? फटाफट आंसर बताओ। द करेक्ट आंसर सिंकी इस बार तुम्हारा बिल्कुल सही हुआ, रॉबर्ट सैमुअल्स एंड टोसा ओलोरुनपिया जो हैं, these are the two authors who have won it for the book His Name is George Floyd, ठीक है। So general non-fiction category में Pulitzer Prize 2023 इनको मिला है। Moving on to question number 3. आज मैं सोच रहा हूं बन जाता हूं क्या बोलते हैं शंकर महादेवन, एकदम ब्रेथलेस मैं कर दूंगा क्लास। Who among the following is the winner of the Pulitzer Prize 2023 in the category of public service? पब्लिक सर्विस में पुलिट्जर प्राइज 2023 किसको दिया गया है? सर ये सब करंट अफेयर्स कहां से पढ़ सकते हैं? गुड क्वेश्चन हरी, यू आर अ गुड क्वेश्चन, आई लाइक इट। ये वाला चैप्टर मतलब ये वाला खत्म हो जाने दो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आई विल आंसर दिस क्वेश्चन।
एंड द करेक्ट आंसर, जल्दी से बताओ यार, क्वेश्चन नंबर 3, इतना टाइम नहीं ले सकते यार तुम लोग, क्या कर रहे हो? द करेक्ट आंसर, सिंकी फिर गलत हो गया। द करेक्ट आंसर इज एसोसिएटेड प्रेस। ए बाकी लोग भी आंसर करो यार, तुम लोग क्या खाली ऐसे बैठने के लिए आए हो क्या? ऐसे नहीं होता कि खाली मैं सिंकी को ही बोलूं तुम्हारा गलत हो रहा है, सब लोग मिलके गलत करो, सीख लेंगे, क्या दिक्कत है, क्या ही जा रहा है हमारा, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज एसोसिएटेड प्रेस। और मेरे बाद मेरे आंसर देने के बाद अगर कोई आंसर दिया तो फिर मैं उसका नाम नहीं लूंगा। आई विल नॉट गिव दैट क्रेडिट टू द पर्सन जो मेरे आंसर के बाद देता है। नो 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 नो। चलो, एसोसिएटेड प्रेस जो है उनको इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस एसोसिएशन को जो है पब्लिक सर्विस के लिए पुलिट्जर प्राइज 2023 दिया गया था। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, 2022 पुलिट्जर अवार्ड इन फीचर फोटोग्राफी was won by Adnan Abidi, Sana Irshad Mattu, Amit Dave and Dash for their coverage of coronavirus crisis in India. 2022 Pulitzer Award in feature photography. Good evening, Anushka Sharma. Are you that Anushka Sharma? Wouldn't it be very crazy अगर अनुष्का शर्मा, like the actress and the wife of Virat Kohli, comes to my class to read current affairs, though I know she will not come, but कितना crazy हो जाएगा नहीं if she comes one day. The number of people coming live would be like एकदम ऐसे, it would go bonkers, है ना? नहीं मैं मजे ले रहा हूं यार, ऐसा कुछ नहीं है, बस it's just थोड़ा fun, a little fun. And the correct answer is Danish Siddiqui. ठीक है, दानिश सिद्दीकी इज द करेक्ट आंसर। 2022 पुलिट्जर प्राइज फीचर फोटोग्राफी दानिश सिद्दीकी को मिला था, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज पीपल, अदनान अबीदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे एंड दानिश सिद्दीकी को इन 4 लोगों को मिला था। ये क्वेश्चंस में कंफ्यूज होते हैं, याद नहीं रहता है नाम। अब यार ये तो करना पड़ेगा, इसका तो कोई इलाज नहीं है, कोई उपाय नहीं है। मैं तुमको बस ये बता सकता हूं कि कहां कहां इंपॉर्टेंट नाम है जो तुम लोग याद कर सकते हो। बाकी तो उतना तो याद करना ही पड़ेगा ना यार, वो तो मैं तुम्हारे लिए याद करके एग्जाम दे नहीं सकता। ये मेरे पेरेंट्स का ऐसा पेट डायलॉग होता था, मेरी मम्मी का, कि पढ़ना तो तुम्ही को पड़ेगा ना, आई कैन नॉट गो एंड टेक एग्जाम ऑन योर बिहाफ। सो मैं भी आज वही उसी पॉइंट पे। डैश बॉर्न फहमीदा अजीम, वर्किंग फॉर द इनसाइडर ऑनलाइन मैगजीन ऑफ यूएस, was selected for the 2022 Pulitzer Prize under the category of illustrated reporting and commentary. ये फहीदा अमीन जो है, फहमीदा अजीम जो है, वो किस देश से बिलोंग करती हैं जिनको इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री के लिए पुलिट्जर प्राइज मिला था? नेपाल, पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश। मैं इस क्वेश्चन में पता है हिंट दे देता अगर अच्छा हिंट भी दे दिया, चलो इस क्वेश्चन में ये एक ऐसी कंट्री है जो अभी आईसीसी वर्ल्ड कप में खेल रही है। आईसीसी वर्ल्ड कप में खेलने वाली कंट्री है ये आपके लिए हिंट भी दे दिया मैंने। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बांग्लादेश। देखो जब मैंने हिंट दिया तो सी और ए तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये आईसीसी वर्ल्ड कप तो खेल नहीं रहे, 2 थे, मैंने 50-50 तुम्हारे लिए कर दिया था, उसके बाद भी गलत हो गया बट ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो बांग्लादेश, फहमीदा अजीम जो है वो बांग्लादेश से हैं। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। द पुलिट्जर प्राइज इज एन अवार्ड एडमिनिस्टर्ड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी फॉर अचीवमेंट्स इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूजिकल कॉम्पोजिशन विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स। It was established in which year by provisions of the will of Joseph Pulitzer, who had made his fortune as a newspaper publisher? अब देखो इस क्वेश्चन से के थ्रू ना मैंने आपको बहुत सारी फैक्ट्स जो है वो बता दी। A lot of facts about Pulitzer जो है वो मैंने आपको बता दी। जोसेफ पुलिट्जर के द्वारा ये जो है बनाया गया था, ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है उनकी विल, जैसे अल्फ्रेड नोबेल के विल के थ्रू नोबेल प्राइज दिया जाता है, वैसे जोसेफ पुलिट्जर के विल के थ्रू पुलिट्जर प्राइज दिया जाता है।
एंड जोसेफ पुलिट्जर जो है उन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिशिंग करके काफी ज्यादा अपना एक फॉर्च्यून जो है क्रिएट किया, वेल्थ क्रिएट किया, और उसी वेल्थ में से इन लोगों को जो अवार्ड मिलता है उन्हें पैसे दिए जाते हैं, उनको अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है वो एडमिनिस्टर करती है न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिक कॉम्पोजिशन, ब्ला 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 ब्ला। अब पूछा यह जा रहा है कि ये किस पर्टिकुलर साल में जो है वो बना था, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो 1917 है। 1917 is absolutely correct. So question number 6, B option is correct. Sinki got it right, Hemang got it right, Anushka got it wrong. कोई बात नहीं, but 1917 याद रखना, 1917। अच्छा, 1917 याद करने का एक और तरीका है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला था, तो वर्ल्ड वॉर खत्म होने से एक साल पहले 1917, ऐसे याद कर लो। ठीक है, सो यू गाइस कैन क्रिएट अ ब्रेन मैप और ब्रेन चार्ट भी ऐसे अपना दिमाग में बना सकते हो टू रिमेंबर दीज थिंग्स। चलो, देन द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी कम टू इज 2000 रुपीज नोट्स जो है वो विड्रॉ कर लिए गए सर्कुलेशन से। ओके, अच्छा, नाउ बिफोर रादर वी लुक एट द, देखो ये तो दिख गया मेरे को, बट हाँ एक फिल इन द ब्लैंक्स तो दिख रहा है, बट हाँ बिफोर वी स्टार्ट लुकिंग एट द क्वेश्चंस, किसी ने एक ना, आई थिंक हरी ने क्वेश्चन पूछा था कि हरी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये सब जो है वो हम, एक मिनट, क्या था क्वेश्चन उसका, कि हम कैसे पढ़ सकते हैं, कहां गया सर, ये सब करंट अफेयर्स कहां से पढ़ा जा सकता है। देखो, पढ़ने के लिए दो ऑप्शंस है, एक थोड़ा डिफिकल्ट ऑप्शन है और एक थोड़ा इजी ऑप्शन है। तो द डिफिकल्ट ऑप्शन इज कि जब भी मैं क्लास लेता हूं तो अपना टॉपिक्स एटलीस्ट अपने नोटबुक में लिख लो कि 2000 रुपीज नोट विड्रॉन, आज जैसे हम लोग कर रहे हैं पुलिट्जर प्राइज, 2000 रुपीज नोट विड्रॉन, और तीसरा तो हम देखेंगे, तो वो टॉपिक्स देख लो। ठीक है, और उसके बाद फिर तुम उसी टॉपिक को गूगल पे सर्च कर सकते हो और उसके बारे में तुम पढ़ सकते हो। और क्वेश्चंस यहां पे, दिस इज द हार्ड वे जहां पे तुमको बहुत सारा मेहनत करनी पड़ रही है। द इजी वे इज, आई विल शो यू द इजी वे। वी विल कीप दिस। द इजी वे इज दैट यू कैन गो फॉर द मॉक टेस्ट सीरीज दैट वी आर लॉन्चिंग फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो इसका सारा काम हो चुका है, इसमें आपको ये सारे क्लास नोट्स के, थैंक यू नहीं हुआ है अभी, इसके जितने भी हमारे क्लास नोट्स है ना, ये जो हम लोग अभी कर रहे हैं, ये क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप इस क्लास नोट्स को रेफर करते हो, आई विल कीप दिस अगेन, लेट मी गो टू दिस वन। तो जब आप क्लास नोट लोगे तो देखो यहां पे ना मैंने आपके लिए वो भी डाल के रखा हुआ है, आई हैव पुट द लिंक ऑल्सो, कि कहां से ये न्यूज आर्टिकल जो है वो उठाई गई है। क्लास एंड नहीं हुई है यार, ये तो मैं आंसर दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे आपको लिंक मिली हुई है, आप इस लिंक को रेफर कर सकते हो, और आपके पास सामने जो है वो क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे। अगर आपको उसी में अपने नोट्स में ऐड करना है तो उसी में आप अपना नोट्स को एडिशन कर सकते हो। सो दीज आर टू वेज थ्रू विच यू कैन कवर दीज थिंग्स। ओके, आप क्लास के टॉपिक्स टेलीग्राम पर बता दिया करो मॉर्निंग में। अच्छा, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग पढ़ के आओ उस टॉपिक को। चलो, ये भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस डू दिस। थोड़ा चीटिंग हो जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है? नहीं, ऐसा कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हाँ चलो, सो वी विल लुक एट दिस वन, जहां पे 2000 रुपीज का नोट जो है उसको गवर्नमेंट ने वापस रोल बैक कर लिया। तो 500 और 2000 रुपए के नोट्स जो है, डीमोनेटाइजेशन जो है वो तो हुआ ही हुआ था। आई एम श्योर कि आप सबको पता होगा डीमोनेटाइजेशन के बारे में। तो डीमोनेटाइजेशन जब हुआ तो उसके बाद नए नोट्स आए थे 2000 रुपीज का। पहले 2000 के नोट्स नहीं आते थे, पहले 500 के आते थे, मैक्सिमम डिनोमिनेशन था 1000 रुपए का, राइट। तो 1000 को कंप्लीटली बंद कर दिया और 2000 रुपए के नोट्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई थी। ठीक है, तो एक तो पूछ रहा है कि प्रोवाइड डिपॉजिट और एक्सचेंज फैसिलिटी 2000 नोट्स अंटिल व्हाट टाइम, ओके, एंड विल कंटिन्यू टू बी अ लीगल टेंडर। मतलब वो लीगल रहेगा, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू एक्सचेंज द नोट्स।
एंड डिपॉजिट कर सकते हैं 2000 के बैंक नोट्स अपने बैंक अकाउंट में, या उसको एक्सचेंज कर सकते हैं कैश में किसी भी बैंक ब्रांच में जाके, है ना। एसेंशियली अच्छा, ये नोट्स का जो भी काम होता है, पैसे का काम जो होता है, नोट्स का जो काम होता है, ये करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही आपका ये आरबीआई ने ये सर्कुलर निकाला था, जहां पे कि ये कहा गया था कि आपको 2000 के बैंक नोट्स जो हैं उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, और जिसकी लिमिट होगी एक बार में 20,000 रुपए, ठीक है। मतलब 10 नोट्स को आप एक्सचेंज कर सकते हैं एक बारी में, 20,000 का लिमिट डाला था, ठीक है। सो दैट इज द टॉपिक दैट वी हैव टू नो। नाउ लेट अस, नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, आज एक एक्स्ट्रा टॉफी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 7, 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन नवंबर डैश ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। बेसिकली वही है, डीमोनेटाइजेशन जो है वो कभी हुआ था, was introduced in November of which year, under which section of the RBI Act 1934? देखो, सेक्शन नंबर तो तुमसे पूछा ही नहीं है, क्योंकि सेक्शन नंबर इज कॉमन, 24 क्लॉज 1, तुमसे बस साल पूछा है। एंड द करेक्ट आंसर इज, बिल्कुल सही, बहुतों का सही हुआ, हरी, हेमांग, अनुष्का, सबका सही है। 2016, 2016, बी और सी सेम ऑप्शन है। वेरी गुड, वेरी गुड। तुमने अपना कमेंट खुद से डिलीट किया, रियलाइजिंग कि नहीं तुम गलत बोल रहे थे। बिल्कुल नहीं, ईयर्स अलग अलग है ना सबका। वही तो मैंने कहा था कि सेक्शन नंबर कॉमन है, तुमसे मेन पूछा था साल। अच्छा, बी और डी सेम था, ओके, बी और डी ऑप्शन जो है वो सेम हो गया था, बट चलो ठीक है, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, वो ऐसे भी सही आंसर था नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, RBI decided to discontinue 2000 bank notes because the lifespan of such notes is about to end and they constitute just 10.8% of the overall notes in circulation as of 31st March 2023. 2000 currency notes will remain a legal tender until which date? कब तक 2000 करेंसी नोट्स जो है वो एक लीगल टेंडर रहेंगे? Question number 8, and the correct answer is option B, 30th September 2023. तो इनिशियली 30th सितंबर जो है उसी को डिसाइड किया गया था, बट देन मतलब क्या बोलते हैं, द वैलिडिटी जो है उसको इंक्रीज कर दी गई थी, थोड़ी कुछ दिन का एक्सटेंशन दिया गया था टिल 7th अक्टूबर। ठीक है, चलो मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर लिखो प्लीज। सेंट्रल बैंक कंपेयर्ड द एक्सरसाइज टू विड्रॉइंग नोट्स विद फ्यूअर सिक्योरिटी फीचर्स इन 13-14। इन जनवरी 14 आरबीआई विड्रू आफ्टर ऑल करेंसी नोट्स इशूड बिफोर which year, including those having higher denominations of 500 and 1000? हाँ, सो बताओ, इन जनवरी 2014 आरबीआई ने सारे करेंसी नोट्स को विड्रॉ किया था ऑन अ पॉलिसी कि ये नोट्स के ना सिक्योरिटी फीचर्स जो है वो कम थे। तो कौन से नोट्स थे? ऑल द करेंसी नोट्स विच वर इशूड बिफोर व्हाट ईयर, जिनको की वापस ले लिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है 2005। सो 2005 के पहले के जितने हैं, मतलब टिल 2014, सॉरी 2004, ठीक है, टिल 2004 के जितने भी नोट्स थे उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वापस जो है वो विड्रॉ कर लिया था इन सभी करेंसी नोट्स को, कंसिडरिंग कि इनकी सिक्योरिटी फीचर्स जो है वो बहुत कम थी। ठीक है, सो अगर मान लो आपके पास 2004 के पहले के नोट्स हैं, 2004 के या उससे भी पहले के नोट्स हैं, जैसे माय फादर एंड आई वी डू कलेक्ट
कॉइन्स एंड नोट्स, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे नोट्स हैं, ऑफकोर्स 2004 उससे भी बहुत पहले 1970s के भी नोट्स हैं। उसकी वैलिडिटी कुछ नहीं है, इट इज नॉट अ लीगल टेंडर एनीमोर, लेकिन कलेक्टर्स वैल्यू जो है वो जरूर रहती है। तो अगर किसी को शौक होता है कलेक्ट करके रखने का तो वो लोग करके रखते हैं, बट वो लीगल टेंडर जो है वो नहीं बचती है, ठीक है। सो 2005 से पहले के जितने भी नोट्स थे वो विड्रॉ कर लिए थे आरबीआई ने 2014 में। Question number 10. In view of the above and in pursuance of the dash, a policy adopted by RBI to ensure availability of good quality banknotes to the members of public, RBI decided to withdraw 2000 denomination banknotes from circulation. अच्छा, so basically ये पूछ रहा है कि RBI जो 2000 rupees notes को withdraw कर रही है वो किस पॉलिसी के अंडर कर रही है? What is the name of the policy? सिंकी says मेरे पास भी है सर। अरे वेरी गुड यार, वेरी गुड। And what is the name of the policy? The correct answer is clean note policy. ठीक है, the correct answer, yes, Hemang, you got it right. Dhruvi मतलब Dhruvi, you got it right. Clean note policy is absolutely correct answer. क्लीन नोट पॉलिसी का मतलब ही होता है कि नए नोट्स को जो है वो मतलब नोट्स की वैलिडिटी खत्म हो जाती है, उसके सिक्योरिटी फीचर्स जो होते हैं वो आउटडेटेड हो जाते हैं। पॉसिबिलिटी होती है कि अब इसकी ना काउंटरफिट फेक करेंसी जो है वो बनने लगती है, तो उस नोट्स को ना पूरा क्लीन कर दिया जाता है, इन द सेंस कि उसको पूरा चेंज कर देते हैं। और क्योंकि हाई डिनोमिनेशन वैल्यू है तो वो भी एक मतलब बड़ा फैक्टर जो है वो रह जाता है। The new 2000 bank note is a dash magenta colored note. बेसिकली अब तुमसे पूछ रहा है इसका साइज। द न्यू 2000 बैंक नोट इज अ डैश मैजेंटा कलर नोट। मैजेंटा कलर मतलब वही पिंकिश का जो शेड होता है। यस, द करेक्ट आंसर इज 66 मिलीमीटर इंटू 166 मिलीमीटर, ठीक है। 66 mm इंटू 166 mm इज द साइज ऑफ द 2000 बैंक नोट। आई एम श्योर आप सभी लोगों ने 2000 का नोट देखा तो होगा ही। दिस इज व्हाट द मैजेंटा कलर लुक्स लाइक। जो यहां पे आपको दिख रहा है 2000 के नोट से, यही मैजेंटा कलर होता है। चलिए, नाउ वी विल कम टू द थर्ड एंड द फाइनल टॉपिक, एंड दिस इज कुदुम्बाश्री 25 ईयर्स सिल्वर जुबली जिसको कहते हैं। सिल्वर जुबली ऑफ कुदुम्बाश्री जो है जो कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, राइट। तो उसके ऊपर आपसे पूछा गया है। और एक है प्रेसिडेंट ऑल्सो रिलीज्ड अ हैंडबुक। अरे, प्रेसिडेंट ने रिलीज किया एक हैंडबुक, ठीक है। ये देखो हैंडबुक प्रेसिडेंट ने रिलीज किया, ठीक है। कुदुम्बाश्री जो है वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है। अगर आप देखोगे तो कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसाइटीज 1000 से ज्यादा करा है, नेबरहुड ग्रुप्स 3 लाख से ज्यादा नेबरहुड ग्रुप्स है, एरिया डेवलपमेंट 19,470 एरिया डेवलपमेंट सोसाइटीज है, माइक्रो एंटरप्राइजेस 49,200। इंडिया का बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो कुदुम्बाश्री है, ठीक है। फार्म ग्रुप यूनिट 75,000 है, एग्री बिजनेस यूनिट्स 1235 है, एरियाज अंडर कल्टीवेशन अगर देखोगे तो 20,348 एकड़ है। तो मतलब इट्स अ ह्यूज कम्युनिटी ऑफ पीपल हु आर वर्किंग टुगेदर, ठीक है। तो सो प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ कुदुम्बाश्री, द लार्जेस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क ऑफ इंडिया। एंड उन्होंने एक बुक जो है उसको रिलीज किया जिसका कि नाम आपसे पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। एंड एसेंशियली वही है, माइक्रो लेवल पे, नेबरहुड ग्रुप्स के लेवल पे, प्लानिंग लेवल पे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो काम करती है। बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप का पर्पस क्या होता है, इसकी आपस में एक दूसरे को हेल्प करो सो दैट कम्युनिटी जो है वो ग्रो करे। बेसिकली गवर्नमेंट के ऊपर रिलायंस बहुत ज्यादा ना रख के हम लोग खुद की मदद स्वयं करें। दैट इज व्हाट इज द आइडिया ऑफ अ सेल्फ हेल्प ग्रुप, कि खुद की मदद खुद से करते हैं, ठीक है।
तो इसके अब ऊपर भी जो है वो आप जरूर इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना एंड लेट अस लुक एट द क्वेश्चंस. व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक दैट द प्रेसिडेंट रिलीज्ड? व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक दैट द प्रेसिडेंट रिलीज्ड? आतु जीविथम, छुवाडू, छिमीन एंड बहुत ही डिफिकल्ट नाम लुथिनियकल. बस इतना ही एटलीस्ट याद कर लें. व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक जो प्रेसिडेंट ने रिलीज करा ऑन द ओकेजन ऑफ द सिल्वर जुबली ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. क्योंकि ये देखो केरला में है ना, ये केरला में सिचुएटेड है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप. तो नाम जो है वो थोड़े वहां के मलयाली टाइप के नाम होंगे, तो इसीलिए हमको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी उसको याद करने में. द करेक्ट आंसर इज छुवाडू. ठीक है, मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 3. कुदुम्बश्री से रिलेटेड कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो इनकरेक्ट हैं? With regards to Kudumbashree, which of the following statements is or are incorrect? Kudumbashree was established in 1997 in Kerala, aiming to eradicate poverty and empowering women, following the recommendations of a government-appointed task force. ठीक है? Mission was launched with the support of Government of India and NABARD, which is Agriculture and Rural Development Bank. ठीक है? Kudumbashree meaning prosperity of the family in the Malayalam language and therefore focuses on poverty alleviation and women empowerment, promoting democratic leadership and provides support structures within the Kudumbashree family. बताओ क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following statement is incorrect? And the correct answer is नहीं, डी नहीं है, डी नहीं है. ये तो मेरे से ह्यूमन एरर हो गया. D is not the correct answer. 1998 था, 1997 नहीं. A is incorrect. ये नहीं है. मेरे से भी गलती हुई. 1998 में एस्टैब्लिश हुआ था ये केरला में. ठीक है, सो A is incorrect. क्योंकि अभी बहुत सारे सीरीज में बार बार ऐसे क्वेश्चंस हैं वो डी आते थे ना, तो मैंने भी जल्दी जल्दी में डी ही इसको एनिमेशन मार्क कर दिया. But nahi, the correct answer is, which of the following statement is incorrect is option A, because Kudumbashree was established not in 1997, but it was established in 1998. ठीक है, तो इसीलिए A जो है वो incorrect होगा. Yes. ध्रुवी, you are absolutely correct. बिल्कुल सही. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14. चलो ये तो बहुत सिंपल है. Who is the Chief Minister of Kerala? वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये तो नहीं गलत होना चाहिए किसी का. चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला एंड द करेक्ट आंसर इज पिन्नराई विजयन. बिल्कुल सही. पिन्नराई विजयन इज द करेक्ट आंसर. ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला. ठीक, चलो 15. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मैटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम है which is being implemented in all districts of the country with effect from 1st January of which year? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सिंस व्हेन? ये स्कीम जो है, ये पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की, वो कब से चल रही है? क्वेश्चन नंबर 15 एंड द करेक्ट आंसर इज 2017 से. सो सिंकी, यू गॉट इट राइट. ठीक है, द करेक्ट आंसर इज 2017. ठीक है. 16. Which of the following statement is or are incorrect regarding the self-help group? So self-help groups are informal associations who choose to come together to find ways to improve their living conditions. Can be defined as self-governed, peer-controlled information group of people with similar socio-economic backgrounds and having a desire to collectively perform a common purpose. Relies on the notion of self-help to encourage self-employment and poverty alleviation. बहुत ही ज्यादा आसान है. काइंड ऑफ मैंने तुमको ये बताया भी था, और थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो तुमको इसका आंसर मिल भी जाएगा. Which of the following is incorrect regarding self-help groups?
is question number 16 or 16. Tell me. And the correct answer is, कोई नहीं दे रहा यार, क्या हो गया? सबसे इजी रहता है यार ये तो. अच्छा, पढ़ने में टाइम लग रहा होगा. इतना स्लो मजे मत लो. नहीं, द करेक्ट आंसर इज डी. ऑल द थ्री ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली करेक्ट. देखो, मैंने बताया भी था, सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली वो ग्रुप होता है, एक इनफॉर्मल टाइप का ग्रुप होता है जो कम्युनिटी के लोग आपस में आके मिलके बनाते हैं, जहां पे कि वो कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट से सपोर्ट छोड़ो, पहले अपनी मदद स्वयं करो. हम लोग अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसका निवारण करने के लिए, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग खुद भी कम्युनिटी बना सकते हैं. दैट इज व्हाट इज द मेन बेसिक पर्पस ऑफ अ सेल्फ हेल्प ग्रुप. ठीक है. So it's an informal association, like they come to find improving their living conditions, अपने हालत को ठीक करने के लिए, and self governed होते हैं. अब self help ही नाम है, self help है तो भाई गवर्न कौन करेगा? खुद ही गवर्न करेंगे. ठीक है. peer controlled मतलब जो लोग होते हैं वही कंट्रोल करते हैं उस ग्रुप के मेंबर्स. इनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो काफी सिमिलर होता है. कॉमन पर्पस होता है कि भाई ठीक है, एग्रीकल्चर में दिक्कत आ रही है तो एग्रीकल्चर को थोड़ा बेटर करना है, तो वो कॉमन पर्पस होता है सबका. एंड दे रिलाई ऑन द नोशन ऑफ सेल्फ हेल्प कि भाई अगर खुद की मदद, वो कहानी सुने हो ना, आई एम श्योर आपके मम्मी पापा ने सुनाई होगी वो कहानी, कि एक बार ना बाढ़ आ जाती है कहीं पे. ठीक है. एंड दिस इज एक्चुअली वेरी गुड लाइफ लेसन. एक बाढ़ आती है तो एक आदमी होता है जो कि बहुत बड़ा भगवान का भक्त होता है. वो भगवान को बहुत मानता है. मैं भी मानता हूं. आई एम श्योर आप लोग के अपने नोशंस होंगे. ठीक है. तो वो भगवान को बहुत मानता है. तो जब बाढ़ आती है तो सबसे पहले उसके नेबर्स पूछते हैं कि अरे हम लोग जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ साथ में. तो बोलता है नहीं, मेरे को भगवान बचाने आएंगे. उसके बाद मिलिट्री आर्मी वाले आते हैं बचाने के लिए, नहीं कोई एनजीओ वाले आते हैं बचाने के लिए. बोलते हैं आ जाओ. वो अपने घर के छत पे चढ़ के बैठ गया था या पेड़ पे चढ़ के बैठ गया था, तो उसको बोले अरे नीचे उतरो, आओ हम लोग लेके चलते हैं तुमको नाव पे. तो बोलता है नहीं भगवान आएंगे बचाएंगे. फिर आर्मी आई, आर्मी वाले इवैक्यूएशन कर रहे थे, उसने बोला कि आ जाओ हमारे साथ. तो बोलता है नहीं मेरे भगवान आएंगे मेरे को बचाने के लिए. वो आदमी डूब के मर गया. जब वो ऊपर पहुंचा भगवान के पास तो पूछा यार भगवान आप तो आए नहीं, मैं तो आपकी इतनी पूजा कर रहा था. तो भगवान बोले आया तो था 3 बार, तुम्हारे नेबर के फॉर्म में आया, एनजीओ के फॉर्म में आया, मिलिट्री के फॉर्म में आया. गया तो मैं 3 बार तुम्हारे पास, अब मैं खुद ही थोड़े प्रकट होऊंगा अपने पूरे अटायर में. तो यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ एंड यूल हैव टू टेक हेल्प ऑफ द कम्युनिटी, एंड दैट इज व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑल्सो. ठीक है. तो वही है, इसीलिए आपका नन ऑफ दीज, ऑल द 3 ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली करेक्ट. इस भारत की पहली मेड इन इंडिया हाइड्रोजन ट्रेन. ठीक है. द हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द क्लैट पर्सपेक्टिव, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना, इन्वायरमेंट जो है वो एक बहुत ही पेट टॉपिक है. इन्वायरमेंट इज अ वेरी पेट टॉपिक फॉर क्लैट. तो चलिए देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है. सो दिस इज द पैसेज जो कि स्वराज्यमैग.com से लिया गया है. उसका सोर्स भी जो है वो यहां पे मेंशन्ड है. एंड अच्छा चलो ठीक है, आज ना आप लोग को एक चीज और बता देता हूं, वेरिन बहुत ही जल्द एक अनाउंसमेंट है जो मतलब होने वाली है 28 तारीख को लॉन्च, लेकिन वो चीज मैं आपको आज ही थोड़ा सा एक गुड न्यूज दे देता हूं. सो 28 तारीख को जो है ना हम आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं 1 महीने का जो आपका होता है, जहां पे कि आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज जो है वो मिलेगी अलॉन्ग विथ ऑल द क्लास नोट्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं. ठीक है. सो एवरीथिंग, ये जो नोट्स हैं जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी क्लास में, तो आप जो है वो मॉक टेस्ट, सेक्शुअल टेस्ट्स और क्लास नोट्स के साथ जो है वो आप उसके लिए एनरोल कर सकते हो हमारे साथ. ठीक है. तो 28 तारीख को आएगा, उसके बारे में डिटेल्ड एक सेशन में मैं आपको जरूर बता दूंगा. बट चलिए अभी फिलहाल ये वाला सेक्शन देख लेते हैं, ये पैसेज देख लेते हैं. तो एसेंशियली पहले तो इसमें देख लो कि कुछ दिया है. एक मेरे को दिख रहा है 1 बाय मार्च, मतलब ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है कि कब तक आएगा ये, मतलब वही है ईयर का क्वेश्चन होना चाहिए. सो बेसिकली वही बात है कि हाइड्रोजन फ्यूल जो है उसके ऊपर काफी ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो हो रहे हैं, क्लीन एनर्जी की बात की जा रही है. सो सेम वे वर्ल्ड में ऑलरेडी हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो चल रही है. तो सिमिलरली अब इंडिया जो है वो भी प्लान कर रहा है कि हम अपनी हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो स्टार्ट करें. ठीक है. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1,
इंडियन रेलवेज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन जो है इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट फ्रॉम हरियाणाज जिंद डिस्ट्रिक्ट इन विच ईयर? किस साल यह स्टार्ट होगी हमारी फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन? जब तक आप ये इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तब तक मैं बता दूं कि हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल जो है वो क्यों होता है, क्योंकि जब हम हाइड्रोजन को बहुत हाई एनर्जी पे कंप्रेस करते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर, ठीक है। तो ये जो वाटर है दिस इज अ क्लीन एमिशन, तो कोई धुआं नहीं निकल रहा है, कोई पोल्यूटेंट नहीं है, कोई क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नहीं है ना। तो इट बिकम्स वेरी वेरी क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे कि पोल्यूशन जो है वो नहीं होता, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज नेक्स्ट ईयर, 2024 तक, ठीक है। द फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो 2024 तक इंडिया जो है वो लॉन्च कर देगी, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 इज 2024. Moving on to question number 2, which of the following statement is incorrect regarding hydrogen train? So hydrogen train use fuel cells to convert hydrogen and oxygen into electricity. They offer a clean and eco-friendly alternative to diesel trains. Initiative aims to reduce carbon emissions and tackle pollution. And hydrogen powered trains produce zero direct emissions with water vapor being the only byproduct. तो ये तो आई थिंक मैंने बता ही दिया था तुम लोग को, तो इसका आंसर तो आप आराम से कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी इज क्वेश्चन नंबर 2. जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? एंड द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज इज इनकरेक्ट. ऑल द 3 ऑप्शंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन 3, ये तीनों सही हैं. इसीलिए द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव. सचिन, यू गॉट इट राइट, वेरी गुड. व्हाई? लाइक आई सेड कि ये जो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है. इसका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को जब आप इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हो तो इसका बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, विच इज H2O, जो कि वाटर है, विच इज वेरी इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव टू डीजल ट्रेन्स. तो ये पोल्यूशन कम होता है और ये जीरो डायरेक्ट एमिशंस है, क्योंकि वाटर जो है वो एक पोल्यूटेंट नहीं होता है. तो ऑल द 3 ऑप्शंस जो है वो इसमें करेक्ट हो गए. चलो, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस द हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन्स? And the question that was asked, yes, Harshal, absolutely. So the question was question number 3, right? एक मिनट, मैं पेन स्टार्ट कर लूं. This was question number 3. Which country became the first country in the world to introduce hydrogen powered trains? The correct answer to question number 3 is Germany. ठीक है, जर्मनी जो है वो पहली कंट्री बनी जहां पे पैसेंजर के लिए जो है आपका हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो चुका है. ठीक है, तो अब इंडिया जो है वो भी कोशिश कर रही है. ऑफ कोर्स चाइना इज ऑल्सो बिल्डिंग इट. अब वही है कि कौन पहले बना लेता है और कौन पहले लॉन्च कर लेता है. बट यस, दोनों ही कंट्रीज जो है वो प्रोसेस में है कि हाइड्रोजन पावर ट्रेन अपने पैसेंजर्स के लिए जो है वो लॉन्च करना है. राइट? सो यस, सचिन, हर्षल, यू ऑल गॉट इट करेक्ट, वेरी गुड. Question number 4. India's first green hydrogen plant has been commissioned by Oil India Limited in which state? Oil India Limited किस स्टेट में है जिसने इसको कमीशन किया है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का काम क्या है? इसका काम वही है कि आपको फ्यूल, हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो प्रोवाइड करेगा. ये किस स्टेट में इसको कमीशन किया गया, इसको बनाया गया है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, असम या फिर गुजरात? फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये पता है मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है. अपने चैनल पे ही मैंने ये पढ़ाया हुआ है, ये वाला टॉपिक पूरा. बट कोई बात नहीं. द करेक्ट आंसर इज सी, असम. गुजरात में नहीं है यार, करेक्ट आंसर इज असम. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. चलो, फाइनल क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इंडियन रेलवेज? Indian Railways has announced that it is likely to become world's first net zero carbon emitter by 2030. अच्छा, IR is Indian Railway, हाँ. IR is Indian Railway. Is taking a multi-pronged approach to go green and decarbonize, from increasing its source of renewable energy to electrifying its traction network and reducing its energy consumption. Fourth largest railway network in terms of size. It is one of the largest electricity consumers in the country. And D, none of these. ठीक है, करेक्ट. बताओ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एंड द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? नन ऑफ देम आर इनकरेक्ट. ठीक है, ये सभी जो हैं ये तीनों सही हैं.
ऑलराइट, सो इंडियन रेलवेज का प्लान इज कि वो वर्ल्ड का फर्स्ट नेट जीरो कार्बन एमिटर बनेगा बाय 2030। अभी अपने पास 7 साल का टाइम है, ऑलमोस्ट 6 साल पकड़ लो, ये वाला साल तो ऑलमोस्ट एंड होने को आ गया। वी स्टिल हैव 6 years। सो इंडियन रेलवेज का लाइक दिस इज द विजन कि हमको 2030 तक एमिशन कुछ भी नहीं करना है, कार्बन एमिशन हमको जीरो कर देना है। अब उस कार्बन एमिशन को जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको रीन्यूएबल एनर्जी पे स्विच करना पड़ेगा, जो कि रीन्यू हो सकती है। जैसे कि अभी एक पहल स्टार्ट हुई कि हम लोग हाइड्रोजन पे आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कम करेंगे। अब जैसे हाइड्रोजन आया, डीजल को हमने रिप्लेस कर दिया, डीजल की जगह हाइड्रोजन आया, फिर इलेक्ट्रिसिटी पे जितनी ट्रेन चल रही है उसको रिप्लेस करने की बात होगी। तो वही जो है वो 2030 तक कंप्लीट करने का बात है। इंडियन रेलवे जो है वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। एंड अगर इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर की बात करें तो इंडियन रेलवे जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, बिकॉज इतनी सारी ट्रेनें जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती है। और ये इलेक्ट्रिसिटी इंडियन रेलवे को कैसे मिलता है? बाय वे ऑफ कोल, ठीक है, विच इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स। ऑलराइट, सो ये हो गया आपके 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, विच इज इसरोस चंद्रयान 3 मिशन। हमने लास्ट क्लास में भी चंद्रयान का जो है वो क्वेश्चन जो है 5-6 क्वेश्चन हमने चंद्रयान के देखे थे, और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि इस बार भी हम चंद्रयान के और क्वेश्चंस जो है वो डेफिनेटली स्टडी करेंगे, वो देख लेंगे, क्योंकि चंद्रयान के ऊपर क्वेश्चंस बनने इस बार ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि चंद्रयान के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो बने। राइट, तो इस बार पिछले वाले में हम लोग चंद्रयान 1 के बारे में, जवाहर पॉइंट के बारे में, नासा के बारे में, ये सब कई सारी चीजें जो है हम लोगों ने देखी थी कि कब लॉन्च हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किस साल में उसको मतलब विजन किया था। फिर 2008 में वो एक्चुअली लॉन्च हुई सबसे पहले, तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जवाहर पॉइंट पे लैंड किया था, उसका नाम जवाहर पॉइंट रखा। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में करी है। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखा है तो उसको देख लेना। अगेन इस वाले ये पैसेज जो है वो एब्सोल्युटली सेम है जो लास्ट क्लास का था, तो इसमें कुछ एज सच कोई मेजर चेंज है नहीं। तो लेट अस क्विकली जंप टू द क्वेश्चंस एट हैंड। Chandrayaan 2 mission was launched from Sriharikota Space Center on 22 July which year to the moon by a GSLV Mark 3 रॉकेट हाँ, GSLV Mark 3 रॉकेट किस साल में चंद्रयान 2 मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था? इस क्वेश्चन नंबर 6। एंड यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड, सबका सही हुआ। 2019, बहुत सही, शाबाश। 2019 में यह हुआ था, चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर आया 7। द GSLV Mark 3 which was renamed as Launch Vehicle Mark 3 rocket was developed by Vikram Sarabhai Space Center at Thumba. It is situated in which state? The Vikram Sarabhai Space Center at Thumba is situated in which state? जहां पे कि GSLV, जिसका कि नाम चेंज कर दिया गया है और नाम चेंज करके रखा गया है LV Mark 3 which is Launch Vehicle Mark 3, ठीक है, ये था ओल्ड नेम। ये है न्यू नेम। तो ये किस स्टेट में सिचुएटेड है इस क्वेश्चन नंबर 7? एंड द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 इज केरला, ऑप्शन बी, ठीक है। द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एट थुम्बा इज इन द स्टेट ऑफ केरला। हर्षल, यू गॉट इट करेक्ट, वेरी गुड। चलो मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8। The International Day of Human Space Flight is observed every year on which date? International Day of Human Space Flight is observed every year on which date? International Day of Human Space Flight is observed every year on. Question number 8. The correct answer is 12th of April, ठीक है। 12 अप्रैल हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है वो मनाया जाता है, वो सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बार यूरी गैगरिन जो यूएसएसआर के एस्ट्रोनॉट थे वो गए थे स्पेस में, ठीक है। यूरी गैगरिन फ्रॉम यूएसएसआर
जो है ही वेंट टू द स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम। ये मैनकाइंड के लिए जो है वो सबसे महत्वपूर्ण दिन था कि हम स्पेस पहुंचे थे। दैट वॉज 12th of April एंड दैट इज वेन और दैट इज वाई जो है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है वो सेलिब्रेट करते हैं हम हर 12 अप्रैल को। सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 फॉर यू। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। Recently, a Japanese space startup, iSpace Inc., has launched its own private lander M1 to the moon under its Dash mission from the SpaceX Falcon 9 rocket. SpaceX के बारे में भी लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, इलॉन मस्क वाला, करेक्ट, जो सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। और नहीं, हाँ, एक तो सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया था और दूसरा क्या हमने किया था, जो उन्होंने स्पेस में भेजा था सऊदी अरब के एस्ट्रोनॉट्स को, राइट। तो वो वाला हमने लास्ट क्लास में करा था। सो सेम वे जापानीज स्पेस स्टार्टअप है iSpace, उसने अपना प्राइवेट लैंडर जो है M1 लॉन्च किया। किस मिशन के अंडर? इस मिशन का नाम पूछ रहा है आपसे। कैसे उसको भेजा था? वॉज थ्रू SpaceX का Falcon 9 रॉकेट। उस रॉकेट को यूज किया गया था अपने लैंडर M1 को मून पे भेजने के लिए। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मिशन is question number 9 and the correct answer is Hakuto R। ठीक है, Hakuto R जो है ये आपका मिशन का नाम था और ये जापानीज एक मिशन है जो कि एक प्राइवेट स्टार्टअप है, स्पेस कंपनी है iSpace जिसने लॉन्च करा था। ठीक है, तो Hakuto R is the correct answer। Slightly difficult question I know, but then again द पॉसिबिलिटी इज कि ऐसे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आफ्टर यूएसएसआर एंड यूएस, चाइना बिकेम द थर्ड कंट्री टू लैंड ऑन द मून इन विच ईयर थ्रू चैंग-ई 3। इंडिया जो है वो फोर्थ कंट्री बनी थी मून पे लैंड करने के लिए। उससे पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था कि देयर आर 3 कंट्रीज जो ऑलरेडी पहुंच चुकी है। सबसे पहले पहुंची थी यूएसएसआर, उसके पहले उसके बाद पहुंची थी यूनाइटेड स्टेट्स, फिर उसके बाद पहुंची चाइना। तो अब आपसे पूछा यह जा रहा है कि चाइना जो है वो किस साल पहुंची और रादर लैंड करी मून पे? 2011, 13, 2015, 2017। एंड द करेक्ट आंसर हर्षल बिल्कुल सही है, इज बी 2013। वेरी गुड। 2013 में जो है चाइना मून पे पहुंच चुकी थी, लैंड कर चुकी थी। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, नाउ वी कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे जो कि हम करेंगे, विच इज कि अच्छा, निर्भया फंड जो है, आई एम श्योर आप लोग को निर्भया इंसिडेंट्स के बारे में पता होगा। द गैंगरेप इंसिडेंट्स दैट हैपेंड इन 2012। ठीक है, 2012 में, आज से 11 साल पहले की बात है। तो अ वेरी हॉरिफिक गैंगरेप इंसिडेंट हैपेंड इन द नेशनल कैपिटल विच इज दिल्ली। तो द गर्ल जो थी, जो विक्टिम थी, जो शी पास्ड अवे, उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ दैट, एंड द एंटायर कंट्री वाज शॉक्ड जिस तरीके से ये इतना हॉरिफिक नेशनल कैपिटल में ये हुआ था। तो उसके बाद ना काफी एक लॉन्ग बैटल चली जिसमें कि सबको फांसी की सजा हो गई। उसमें से एक ने सुसाइड कर लिया, एक माइनर था तो वो 3 साल के बाद छूट गया। लेकिन उसके बाद सीरीज ऑफ चेंजेस इन द लॉज जो है वो किए गए, एंड द क्रिमिनल लॉ को जो है वो काफी ज्यादा चेंज किया गया। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया 2013 में। तो उसके बाद से फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में काफी सारे चेंजेस किए गए। सुप्रीम कोर्ट में ये सब कुछ पूरा चलने के बाद उसके बाद ना एक फंड क्रिएट किया गया विच इज कॉल्ड एज निर्भया फंड। ओके, नाउ द पर्पस ऑफ दिस फंड, निर्भया फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है, जहां पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि कुछ पैसे जो है वो एलोकेट किए जाते हैं सभी स्टेट्स को, ताकि वो कुछ पॉलिसीज बना सके फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन। ठीक है, तो वो पैसे जो है वो एलोकेट किए जाते हैं थ्रू निर्भया फंड टू ऑल द स्टेट्स कि आप अपने राज्य में, अपने स्टेट में लड़कियों के और औरतों के सुरक्षा के लिए आपको जो कुछ भी करना है, जो भी स्कीम्स आपको लाने हैं वो आप करो। तो अभी फिलहाल कैसा एक स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया, जहां पे कि प्रेग्नेंट माइनर विक्टिम्स जो हैं उनको स्पेशल असिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है अंडर द निर्भया स्कीम। तो इसके ऊपर जो है वो एक पैसेज आपसे पूछा गया है, राइट। सो नाउ लेट अस टेक अ लुक कि सेंटर ने ये स्कीम को अप्रूव कर दिया है कि माइनर रेप सर्वाइवर्स जो हैं, जिनको कि उनकी फैमिली ने छोड़ दिया है बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी,
तो और उनके पास कोई मींस नहीं है खुद को सपोर्ट करने का, तो ऐसे केसेस में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो उनको टेक केयर करेगी। ऐसे क्रिटिकल केयर एंड सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा रेप एंड गैंग रेप सर्वाइवर्स को। अच्छा, इनको विक्टिम्स नहीं कहते, सर्वाइवर्स कहते हैं, है ना। एंड बाय यू नो इट विल बी, दे विल बी प्रोवाइडेड विद शेल्टर, फूड, सेफ ट्रांसपोर्टेशन, कोर्ट हियरिंग्स के लिए लीगल एड की केस को लड़ने के लिए जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, ये सभी चीजें जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ये स्कीम जो है वो पास किया गया, ठीक है। ऑल राइट, चलो तो इसमें अगर ये हम देख लेते हैं तो इसमें एक्चुअली और तो कुछ वो नहीं है, ठीक है। फंड ऑफ 74.1 करोड़ जो है वो एलोकेट किया गया है फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम एज ऑफ नाउ, एज एट व्हेन रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, इसका ना एक और फ्लिप साइड भी है जो बता ही देता हूं। निर्भया फंड का ना अभी निकाला गया था डेटा फॉर दैट मैटर कि कितना फंड जो है वो यूटिलाइज किया गया है। कुछ 350-400 करोड़ फंड रुपए जो है उस फंड में डाले गए हैं, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन बहुत कम हुआ है। सो लाइक अराउंड 10% उसका यूटिलाइजेशन हुआ है। तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठे थे कि वाई इज इट कि हम वो पैसे जो फंड है जो गवर्नमेंट दे रही है उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। बट ठीक है, उसके ऊपर खैर क्वेश्चन बनेगा नहीं, बट ये एक बर्निंग इशू है, एक टॉपिक है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, आप इसके ऊपर पढ़ सकते हो। चलो अब क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, Who of the following is not a minister for Ministry of Women and Child Development? Who of the following is not a minister for Ministry of Women and Child Development? Smriti Irani, Mahendra Munjapara, Pratima Bhaumik, none of these. Question number 11. And the correct answer to question number 11 is प्रतिमा भौमिक, ठीक है। प्रतिमा भौमिक जो है शी इज नॉट द मिनिस्टर। देखो दो लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं। स्मृति ईरानी जो है वो यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे। महेंद्र मुंजापारा जो है वो स्टेट मिनिस्टर हैं फॉर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड, तो ये स्टेट लेवल पे हैं। सो यूनियन लेवल पे ये दो जो है आपके मिनिस्टर्स हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। प्रतिमा भौमिक इज नॉट, सो हेंस सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द स्कीम? इस स्कीम के बारे में क्या गलत दिया हुआ है इसमें? Along with legal aid, girls who have been abandoned by the family due to forced pregnancy, either due to rape or any other reason, and have no means, will also be provided with safe transportation for attending court hearings. ठीक है. Medical benefits available to beneficiaries include maternity, neonatal, and infant care. Okay. Separate space will be allocated at the child care homes for the scheme's beneficiary, as her needs will be different from other children residing there. Okay. ठीक है. Cool. So question number 12. इसमें से क्या गलत लग रहा है आपको? ये वाला ना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो। A little bit of common sense and you'll get the answer right. देखो पॉइंट नंबर ए जो है ये तो मैंने तुम लोग को बताया ही था, ये तो बिल्कुल सही है, तो ये इनकरेक्ट हो नहीं सकता। मेडिकल बेनिफिट्स जो है वो भी दिए ही जा रहे हैं, ये हमने पढ़ा ही था, मैंने आपको बताया था इसके बारे में जब हम स्कीम की चर्चा कर रहे थे, तो ये भी जो है वो सही है। जब दो ऑलरेडी सही, अब सी की बात आ गई, यहां पे तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो कि जब चाइल्ड केयर होम की बात कर रही है, किया जा रहा है, तो एक सेपरेट स्पेस जो है वो दिया जाएगा उनको। सेपरेट स्पेस क्यों दिया जाएगा? इज बिकॉज उनकी नीड्स जो है वो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में अलग होती है। ये वो बच्चियां हैं जो रेप और गैंग रेप सर्वाइव करके आई हैं और उनके दे आर प्रेग्नेंट और उनके फैमिली वाले उनको निकाल दिए, उनको छोड़ दिए, उनको अबैंडन कर दिए। तो ऐसे केसेस में उनकी नीड्स है वो ऑफ कोर्स बाकी बच्चियों की तरह तो नहीं होंगी, उनकी अलग नीड्स होगी अगर उनके बच्चे पैदा हो चुके हैं, तो इसीलिए ये सेपरेट जो है वो भी दिया जाएगा। तो ऑल थ्री ऑफ देम आर करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। ठीक है, तो कोई भी इसमें से तीनों ऑप्शन में कोई भी गलत नहीं है। चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। This additional assistance under the scheme will be available at the level of child care institutions for girls up to dash years of age and care centers for young women up to dash years of age. Okay, girls and young women, ये assistance scheme जो है वो
किस एज की लड़कियों के लिए और यंग वुमेन के लिए एप्लीकेबल है? गर्ल्स अप टू 18 ईयर्स तो होगा ही होगा, क्योंकि 18 कॉमन है। अब तुमको यंग वुमेन का बताना है 21, 23, 25, 27 इस क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी बताओ जल्दी। एंड द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 13, हर्षल सेज ए। द करेक्ट आंसर हाउसोएवर इज बी, 18 एंड 23। ठीक है, 18 एंड 23। अब वह बात वही है कि वाई 23, वाई नॉट 21 और 25 और 27। तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना कि एज क्या है, ये इसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसको क्या लग रहा है कि कितने एज तक के लोगों को ये बेनिफिट देना चाहिए, तो उसी हिसाब से ये डिसाइड करते हैं। आइडियली अब इस पे क्या होना चाहिए कि काफी एक एक्सटेंसिव रिसर्च स्टडी हो, उसके बेसिस पे फिर आप इस कॉल को लिया जाए। बट बहुत बार अगर नहीं ऐसा पॉसिबल होता है तो देन ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा दैट द गवर्नमेंट हैज, फिर वो इस हिसाब से स्कीम के लिए वो एज जो है वो फिक्स करती है। तो इसका क्यों 23 का जो है ना क्वेश्चन जो होता है जनरली स्टूडेंट्स के मन में होता है, आई अग्री, बट मैं उसी का आपको एक आंसर बता दूं, क्योंकि बहुत कॉन्क्रीट आंसर इसका होता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। Prior to 2009, Ministry of Women and Child Development implemented 3 schemes for children in need of protection. Which of the following is not one of them? 2009 से पहले की बात कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है 3 स्कीम्स लॉन्च किया था फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन। आपको बताना है इन 3 स्कीम्स में से वो कौन सा है जो नहीं था प्रायर टू 2009। The Juvenile Justice Program for Children in Need of Care and Protection as well as Children in Conflict with the Law, Integrated Program for Street Children, Scheme for Assistance to Children's Homes. Okay, या none of these. Okay, ठीक है। Question number 14. देखो वही वाली बात है कि this is completely based on your knowledge. Either you know it or you don't know it. If you don't know it, you'll not be able to answer it. If you know it, you will be able to answer it. The correct answer to question number 14 is none of these, क्योंकि ये तीनों स्कीम जो है ये आपके प्रायर टू 2009 से 2009 के पहले के हैं। ठीक है, ऑल दीज 3 स्कीम्स जो है वो 2009 से पहले के स्कीम्स हैं, 2009 के बाद के कोई भी नहीं है इनमें तीनों में। ठीक है, सो हेंस डी बिकेम योर करेक्ट आंसर। लेट अस हैव अ लुक एट द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे। Which of the following statement is incorrect regarding NCPCR, National Commission for Protection of Child Rights? ठीक है, इसको NCPCR ही कहते हैं। तो इसमें बताना है कि which of the following statement is incorrect. Statutory body set up in March 2007 under the Commissions for Protection CPCR Act 2005. It is under the administrative control of Ministry of Women and Child Development. Commission's mandate is to ensure that all laws, policies, programs and administrative mechanisms are in consonance with the child rights perspective as enshrined in the Constitution of India and also the UN Convention on the Rights of the Child. ठीक है, okay. Which of the following is incorrect regarding NCPCR? आज while I was making the PPT, I was पता नहीं क्यों somehow I just listened to Copa Gangnam Style song और वो गाना जो है मेरे दिमाग में अब चिपक गया है और मेरे मन में ऐसे चल रहा है कोपा गंगनम स्टाइल। सो क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। ठीक है, ये तीनों जो है वो सही है। ठीक है, तो एनसीपीसीआर जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? जो कि एक लॉ के थ्रू बन रहा है। देखो जहां पे ये बोला भी है कि सीपीसीआर एक्ट ऑफ 2005 के अंडर, एक लॉ के अंडर जो है एनसीपीसीआर का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है। तो ये सही है। सीपीसीआर जो एक्ट है 2005 में आया था और एनसीपीसीआर जो है वो 2007 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये अगेन स्टैटिक नॉलेज वाली बात है, ये फैक्चुअली करेक्ट है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसका जो है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के उसमें होता है, ये ऑब्वियस है। ऑप्शन बी वाज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि जब चाइल्ड राइट्स की बात हो रही थी तो वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? विमेन एंड चाइल्ड के अंडर ही आएगा। तो बी जो है वो ऑब्वियस था। और थर्ड जो है कमीशन का मैंडेट क्या है
कि आपको लॉज एंड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो है वो चाइल्ड राइट्स के पर्सपेक्टिव से बनाने होते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया है और यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड में। ये जो है ये भी ऑब्वियस है। तो बी और सी जो है वो काफी ऑब्वियस था, लेकिन ए जो है दैट वाज कंप्लीटली स्टैटिक जीके। ठीक है, तो अगर ये ए नहीं पता था तो हम नन ऑफ दीज नहीं मार्क कर सकते थे, बट अगर ए आपको पता रहता तो आपका आंसर जो है आप बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आता। ठीक है, इंटरनेशनल शर्नोबिल रिमेंबरेंस डे। ठीक है, शर्नोबिल जो है वो मतलब इस वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डेंजरस और सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर जिसको कहा जाता है वो हुआ था। तो उसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक डे जो है वो डेडिकेट किया जिसको कहते हैं इंटरनेशनल शर्नोबिल रिमेंबरेंस डे। तो एक तो यहां पे आपसे पूछा है कि इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। ठीक है, नाउ दिस इज अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट दैट हैपेंड इन शर्नोबिल, दैट इज इन यूक्रेन। ऑलराइट, यूक्रेन अभी रशिया और यूक्रेन के वॉर के लिए यूक्रेन जो है वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट में भी है, और क्योंकि वहां शर्नोबिल रिमेंबरेंस डे जो है हर साल अप्रैल में मनाया जाता है, तो इसीलिए याद किया जाता है। तो इसलिए ये एक टॉपिक है जो कि आपसे पूछा जा सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, सो इट इज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट इन द वर्ल्ड, एंड हेंस यूनाइटेड नेशंस ने डिसाइड किया था एक रिमेंबरेंस डे को बनाने के लिए टू हाईलाइट द इंपैक्ट ऑफ द ट्रैजिक इंसिडेंट दैट हैपेंड इन शर्नोबिल। ठीक है, तो आइए चलिए इसके ऊपर के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। तो नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेसेस एक्स इन द पैसेज। नाउ व्हाट वाज एक्स? एक्स इज एसेंशियली द डेट दैट इज आस्क्ड कि इंटरनेशनल शर्नोबिल रिमेंबरेंस डे किस डेट को मनाया जाता है। व्हाट इज द डेट दैट हैज बीन सेलेक्टेड as the day to remember the Chernobyl incidents? That is question number 1 for you. 22nd April, 24th April, 26th April, 28th April. What is the date when International Chernobyl Remembrance Day is observed? कब होता है is the first question. And the correct answer is 26th of April. 26 अप्रैल हर साल को मनाया जाता है। मैं लिख दे रहा हूं फिर से यहां पे, इंटरनेशनल शर्नोबिल रिमेंबरेंस ठीक है, याद किया जाता है शर्नोबिल का जो एक ट्रैजिक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, जो कि मैंने आपको जैसा बताया कि सबसे बड़ा मैन मेड डिजास्टर, न्यूक्लियर डिजास्टर वर्ल्ड का हुआ है, वो 26 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, शर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर अकर्ड इन विच ईयर? 26 अप्रैल, विच ईयर दिस हैपेंड? कब हुआ था? इस क्वेश्चन नंबर 2, द शर्नोबिल डिजास्टर हैपेंड इन विच ईयर? एंड द करेक्ट आंसर इज 1986। ठीक है, सो शर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर जो है वो 1986 में हुआ था। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन, द शर्नोबिल डिजास्टर कॉज्ड द लार्जेस्ट अनकंट्रोल्ड रेडियोएक्टिव रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट एवर रिकॉर्डेड फॉर एनी सिविलियन ऑपरेशन। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन इज हेडक्वार्टर्ड इन what place? The World Nuclear Association is headquartered in which place or at which place is question number 3. The World Nuclear Association is headquartered at, the correct answer is London, United Kingdom. ठीक है, यूके में लंदन में जो है इसका वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है। चलो, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? इन ऑर्डर टू इनेबल प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशन ऑफ सेफ्टी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट, इंटरनेशनल न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल इवेंट स्केल INES was introduced. It was introduced in 1990 by International Atomic Energy Agency.
द स्केल इज नॉट डिफाइंड बियॉन्ड लेवल 7. ओके, या फिर ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. ओके, ठीक है, बताओ. क्वेश्चन नंबर 4. What is the correct or which of the following statement is or are correct? The correct answer, yes, Sinki, very good. बहुत अच्छे. The correct answer is option D, all of these. All the three options are absolutely correct and hence all of these are correct answers. Moving on to the last question for this topic. A nuclear and radiation accident is defined by International Atomic Energy Agency. IAEA was founded in which year? So, radiation accident कैसे define करता है? An event that has led to significant consequences to the people and the environment or the facility. देखो, आज भी शर्नोबिल जो शहर है ना, जहां पे ये रेडियो एक्टिव वो हुआ था, क्या बोलते हैं, डिजास्टर हुआ था, वहां पे आज भी उसके इन एंड अराउंड के जितने भी टाउन है, जितने भी एकदम कंप्लीटली बंजर है, वहां कोई नहीं रह पाता है. सो इट्स लाइक वन ऑफ द डेडलीस्ट डिजास्टर. इसके ऊपर ना आपको काफी सारी डॉक्यूमेंट्रीज दिखेंगी, आपको यूट्यूब पे भी डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी इसके ऊपर. अदरवाइज यू माइट ऑल्सो गेट नेटफ्लिक्स. अगर आपके पास है तो नेटफ्लिक्स पे आई थिंक वो है, लाइक पीपल हैव गिवन इट, लाइक उस पे भी एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है शर्नोबिल के ऊपर, वो भी आप जो है वो देख सकते हो. ओके. So, IAEA, which is the International Atomic Energy Agency, was founded in the year 1957. ठीक है, चलिए. Now we will come to the second topic of the day that we have to discuss. The second topic is Flight Lieutenant शिवांगी सिंह जो है वो बनी फर्स्ट विमेन रफाल पायलट इंडिया की. ठीक है, रफाल जेट को उड़ाने वाली फर्स्ट विमेन जो है वो बनी शिवांगी सिंह. ठीक है, सॉरी. नाउ द पॉइंट इज कि अब शिवांगी सिंह तो आपको पता है, तो देखो अब यहां पे ना ये तो दे दिया शिवांगी सिंह का, लेकिन एक तुमको फिल इन द ब्लैंक्स एनी विच वे दे दिया है. क्या इसमें और भी कोई फिल इन द ब्लैंक्स है? देखो, हाँ बिल्कुल है. ठीक है, तो जब भी आप करंट अफेयर्स कर रहे होगे ना, तो ये प्लीज एक बार जरूर पैसेज में देख लेना, बाकी तुमको देखने का और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा नहीं. सो इंडियन एयरफोर्स फर्स्ट वुमेन पायलट टू फ्लाई रफाल फाइटर जेट जो है वो पार्ट है इंडियन एयरफोर्स की कंटिजेंट विच इज टेकिंग पार्ट इन अ मल्टीलैटरल एक्सरसाइज कॉल्ड ओरियन इन एक्स. मतलब ये पूछा जा रहा है तुमसे कंट्री, ये मल्टीलैटरल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ओरियन जो है वो किस कंट्री में हो रहा है. ठीक है, और दूसरा पूछा जा रहा है IAF had sent a women fighter pilot for the first time to an international exercise in January this year when squadron leader Dash went to Japan for the exercise of Dharma Guardian. ठीक है, धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज के लिए स्क्वाड्रन लीडर जो गई थी उनका नाम तुमसे पूछ लिया गया. ठीक है, तो दिस इज कंप्लीटली नॉलेज बेस्ड, बाकी अपने को कोई वो है नहीं. ठीक है, नाउ शी इज अ रेसिडेंट ऑफ वाराणसी and she's also part of the Golden Arrow Squadron based in Punjab's Ambala. शिवांगी सिंह की बात की जा रही है. ठीक है, सो एनीवे अब जो है वो आगे देखते हैं. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. द इंडियन एयरफोर्स फर्स्ट वुमेन पायलट टू फ्लाई रफाल फाइटर जेट इज पार्ट ऑफ ओरियन टेकिंग प्लेस इन विच. सो बेसिकली एक मिनट, हाँ, ओरियन किस कंट्री में हो रहा है? बेसिकली तुमसे पूछा है एक्स को फिल इन द ब्लैंक्स करो. सो द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ओरियन टुक प्लेस इन विच कंट्री इज क्वेश्चन नंबर 6. नहीं आता है कोई बात नहीं, गलत ही आंसर देंगे चलेगा, लेकिन आंसर जरूर देंगे. ठीक है, आंसर जरूर दो. मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कॉल्ड ओरियन इज टेकिंग प्लेस इन विच कंट्री? So the correct answer, question number 6 is D, France. ठीक है, D फ्रांस में हो रहा है. देखो, रफाल फाइटर जेट्स जो है ना, उसका जो मैन्युफैक्चरर है वो एक फ्रेंच कंपनी है. ठीक है, सो दिस एक्सरसाइज कॉल्ड ओरियन was conducted at
फ्रांस, उनके जो फ्रांस का एयर एंड स्पेस वो है, क्या बोलते हैं, एयर एंड स्पेस बेस जो है, वहां पे इस एक्सरसाइज को किया जा रहा था, जहां पे इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था. सो फ्रांस इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 7. In 2015, the Prime Minister Narendra Modi announced landmark defense deal with French aviation company Dassault, जो कि फ्रांस की, जिसकी बात कर रहा था मैं पिछले क्वेश्चन में, to buy dash Rafale fighter jets to refurbish India's rusting air force. बेसिकली पॉइंट क्वेश्चन ये है कि कितने कहां गया, कितने रफाइल जेट्स जो हैं वो इंडिया ने अग्री किया था टू परचेज फ्रॉम डसॉल्ट, विच इज द फ्रेंच कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है रफाइल जेट्स को, फाइटर जेट्स को. इस क्वेश्चन नंबर 7. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 36. ठीक है, 36 रफाइल फाइटर जेट्स जो है वो इंडिया ने ऑर्डर करे हैं. चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 8. Which of the following replaces Y in the passage? Now what is Y? What is Y? ये देख लो भाई. The Indian Air Force had sent a women fighter pilot for the first time to an international exercise when squadron leader Dash went to Japan for the exercise Dharma Guardian. तो the first Indian women fighter pilot जिनको इंटरनेशनल एक्सरसाइज में भेजा गया था इंडिया को रिप्रेजेंट करने, वो स्क्वाड्रन लीडर का नाम आपसे पूछा गया है. ठीक है, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्क्वाड्रन लीडर इज क्वेश्चन नंबर 8. एंड द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 इज अवनी चतुर्वेदी. ठीक है, द करेक्ट आंसर इज अवनी चतुर्वेदी. ऑल राइट, बी इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड, वेरी गुड. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9. हु हैज बिकम, अच्छा नहीं, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन विमेन ऑफिसर in the Indian Air Force, first women officer in the Indian Air Force to be presented a gallantry award. Question number 9. Sorry, वो थोड़ा सा वो हो गया, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया सेंटेंस में. First women officer in the Indian Air Force to be presented a gallantry award. And the correct answer is Deepika Mishra. ठीक है, मिश्रा actually. दीपिका मिश्रा इज द करेक्ट आंसर. द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जिनको की गैलेंटरी अवार्ड मिला वो है दीपिका मिश्रा. देयर आर 10 गैलेंटरी अवार्ड्स. ठीक है, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, इस टाइप से ना बहुत सारे आपके अवार्ड्स होते हैं. परमवीर चक्र है, उसके बाद महावीर चक्र है, वीर चक्र है, अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है, शौर्य चक्र है. सो इस तरीके से ऐसे गैलेंटरी अवार्ड्स जो हैं वो दिए जाते हैं टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, टू द एयर फोर्सेस एंड टू द नेवल फोर्सेस. ठीक है, सो दीज आर गैलेंटरी अवार्ड्स जो कि मिलते हैं ड्यूरिंग पीसफुल टाइम्स, दिए जाते हैं टू द पीपल हु सर्व इन द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और द इंडियन एयर फोर्स. द फर्स्ट विमेन ऑफिसर जिनको गैलेंटरी अवार्ड मिला था वो थी दीपिका मिश्रा. ठीक है, सो 9D इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. एक बड़ा ज्यादा क्वेश्चन है. द विमेन ऑफिसर्स वर इंडक्टेड इनटू द रेजिमेंट आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग एट द ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA इन. अच्छा, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कहां पे सिचुएटेड है? ओके, ये थोड़ा इजी है, मतलब कंसिडरिंग कि अगर आपने थोड़ा कुछ वो सब देखे, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखे तो आप बता दोगे. सो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज चेन्नई. ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो चेन्नई में है. आई वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू रिमेंबर द OTT शो. मेरे को याद नहीं आ रहा, बट आई थिंक उसमें जेनिफर विंगेट एक एक्ट्रेस है, शी इज अ TV एक्ट्रेस.
I think she has performed in that TV show. It was an OTT show actually. उसमें she had become a army officer. तो वहां पे दिखाता है कि उसकी ट्रेनिंग वगैरह जो है ना वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में होती है, जिसके लिए शी हैड टू गो टू चेन्नई. या इफ अगर मैं कंफ्यूज हूं, बट एक था यार, मैंने देखा था. वेरी गुड वन, वेरी गुड वन. बट यस, ओटीए जो है वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो चेन्नई में सिचुएटेड है. ओके, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द नॉर्दर्न आयरलैंड. ठीक है, ठीक है. द थर्ड टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू बी डूइंग इज द नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल. थर्ड इज एनडीए इज इन पुणे, राइट? यस, करेक्ट करेक्ट. नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो पुणे में है. खड़क वासला, मतलब बेसिकली खड़क वासला में, जो कि पुणे के अंदर ही कंसिडर किया जाता है. बट यस, पुणे इज करेक्ट. खड़क वासला इज द एक्चुअल प्लेस जहां पे. नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल के बारे में जो है वो अब बात करते हैं. सो नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज विथ रेस्पेक्ट टू ब्रेक्सिट. नाउ व्हाट वाज ब्रेक्सिट दैट हैपेंड? ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया था. ठीक है. नाउ ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन इज कंप्राइजेस ऑफ मल्टीपल कंट्रीज. ओके, तो विदाउट एक्चुअली गिविंग यू द आंसर टू एनी क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को लग रहा है एक क्वेश्चन तो पूछा गया था विद रेस्पेक्ट टू दिस, बट हाँ, नॉर्दर्न आयरलैंड जो है हैज लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन. डील वाज रिक्वायर्ड टू अलाउ ट्रेड टू कंटिन्यू अक्रॉस द बॉर्डर. सो एसेंशियली ये जो ट्रेड है नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था बिफोर ब्रेक्सिट. बोथ वर यूरोपियन यूनियन एंड शेयर्ड द सेम ट्रेड रूल्स. ठीक है, लेकिन अभी नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया है. तो ट्रेड जो है वो कंटिन्यू करना था, लेकिन ईयू हैज लाइक यूरोपियन यूनियन का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फूड रूल्स है और रिक्वायर करता है बॉर्डर चेक्स जब भी कोई सर्टेन गुड्स लाइक मिल्क एंड एग्स जो है वो अराइव करते हैं नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज से. ठीक है, तो पेपर वर्क भी उसके लिए रिक्वायर्ड होता है. द आइडिया ऑफ चेक है कि सेंसिटिव इशू है बिटवीन नॉर्दर्न आयरलैंड का जो भी आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री वगैरह है. पहले के जो प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने अग्री किया था एक नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल को विद द यूरोपियन यूनियन. इट बिकेम पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी ऑफ सम पर्टिकुलर ईयर, जो कि आपको बताना है. ठीक है, न्यू चेक्स जो है इस प्रोटोकॉल के अंडर कई कुछ नए चेक्स जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था. राइट? क्या एक मिनट, फिर से यही क्वेश्चन आया क्या? ठीक है, बट रादर देन टेकिंग प्लेस एट द आयरिश बॉर्डर, जो इंस्पेक्शन है, डॉक्यूमेंट चेक्स है, वो नॉर्दर्न आयरलैंड के पोर्ट पे किए जाने लगे. नाउ दिस अप्लाइज टू गुड्स विच आर ट्रैवलिंग फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन ऑल्सो, विच इज इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स टू द नॉर्दर्न आयरलैंड. The checks apply even if the goods are due to remain in the Northern Ireland. तो this is what जो है ये एक इशू है between Northern Ireland and the Republic of Ireland with respect to जो ब्रेक्सिट हुआ था, जहां पे कि यूनाइटेड किंगडम जो है, जो ब्रिटेन जो है वो निकल गया था यूरोपियन यूनियन से. उसके निकलने के कारण जो है नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो भी निकल गया, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड है उसमें जो है डिफिकल्टीज आती है, उसके लिए एक प्रोटोकॉल है. तो इसके ऊपर जो है क्वेश्चन जो है वो देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेसेस एक्स इन द पैसेज? ये तो मैं भूल ही गया, एक्स क्या था. वेयर वाज एक्स, वेयर वाज. एक मिनट, इसको पूरा पहले तो खाली कर देते हैं, इसको ना क्लीन कर देते हैं. हाँ, क्या है भाई, कहां है एक्स? एक्स नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल. ओके, वो किस डे को, किस ईयर को एनफोर्स हुआ था? 1 जनवरी ऑफ विच ईयर? ओके, 2017, 2018, 2020, 2021. नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल जो है वो किस ईयर में एनफोर्स हुआ था? द करेक्ट आंसर इज 2021 में. ठीक है, 2021 में. ऑल राइट, चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following statement is or are correct? Brexit was the withdrawal of UK from the European Union at 11 Greenwich Meridian time on 31st Jan 2020. UK is the only sovereign country to have left the European Union. Both A and B, and none of these.
Brexit was the withdrawal of United Kingdom from European Union at 2300 hours Greenwich Meridian time on 31st Jan 2020. बताओ which of the following sentences और which of the following statements जो है वो correct है? Yes, both A and B are absolutely correct. दोनों सही है. ठीक है? Both of them are absolutely correct. Moving on to question number 13. The UK government has reached a landmark deal with the European Union on post-Brexit trade rules. देखो Brexit एक्चुअली है ही, इस वर्ड का मतलब होता है Brexit का लाइक ब्रिटेन एग्जिट. ठीक है, तो इसी से ब्रिटेन एग्जिट किया तो बन गया ब्रेक्सिट. ओके, नाउ UK government has reached a landmark deal with the European Union on post-Brexit trade rules that will govern Northern Ireland. What is the name of the framework? अच्छा, what is the name of the framework which is going to govern the trade rules with respect to Northern Ireland? Windsor Framework, Kunming-Montreal Framework, Sheffield Framework, Bristol Framework. Question number 13. The correct answer is Windsor Framework. ठीक है, विंडसर फ्रेमवर्क जो है इज व्हाट इज द न्यू ट्रेड रूल जो कि ब्रेक्सिट के बाद अप्लाई किया गया है, जो कि गवर्न करेगा नॉर्दर्न आयरलैंड को. ठीक है, तो यूके गवर्नमेंट ने जो है यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील की है वो विंडसर फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है, जो कि ट्रेड रूल्स को गवर्न करेगा, जो कि ट्रेड रूल्स बताता है कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो किस तरीके से अप्लाई होने वाला है. ओके, this was what? Question number 13. Now, second last question for today, question number 14. UK is made up of England, Scotland, Dash and Northern Ireland. The United Kingdom is made up of England, Scotland, Dash and Northern Ireland. England, Scotland, Dash and Northern Irelands. Ireland, Wales, Greenland, all of these. Is question number 14. Ouch. Yes, the correct answer is Wales. Athar, you're right. Absolutely, very good. ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में उसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ये चार जगह जो है ये आती है. ठीक है, final question. Which of the following statement is or are correct regarding the framework? Now this is talking about the Windsor framework. It will replace the Northern Ireland Protocol, which had proved to be among the thorniest of Brexit fallouts, creating problems both economic and political. The framework has two crucial aspects. One, as introduction of a green lane and red lane system for goods that will stay in Northern Ireland and those that will go to European Union respectively. Second, as the Stormont Break, which will allow Northern Ireland's lawmakers and London to veto any European Union regulations they believe affects the region adversely. या फिर all of these. इसमें कॉमन सेंसिकली ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ गलत है. एंड यस, द करेक्ट आंसर इज डी. ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. ठीक है, ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली करेक्ट. नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल को रिप्लेस किया जा रहा है, मतलब कर दिया गया विंडसर फ्रेमवर्क से. इतना कितना नोटिफिकेशन आ रहा है यार आज मेरे को. ठीक है, सो हाँ, now this framework has two, so Windsor framework has two crucial aspects. One is कि एक ग्रीन लेन सिस्टम होगा और एक रेड लेन सिस्टम होगा. ठीक है, तो जैसे कि कौन से गुड्स नॉर्दर्न आयरलैंड में रहेंगे और कौन से गुड्स जो है वो यूरोपियन यूनियन में जाएंगे, उनके लिए दो अलग अलग लेन्स जो है वो आपने डिसाइड कर दी. सेकेंड इज कि लॉ मेकर्स जो है उनके पास एक वेटो पावर होगा कि कोई भी यूरोपियन यूनियन के जो रेगुलेशंस हैं,
ठीक है, उनको अगर वो लग रहा है कि दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू अफेक्ट द ब्रिटेन, ठीक है, तो उस रेगुलेशन को वो वेटो कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट जो है वो जा सकते हैं. सो दीज आर टू क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ विंसडर फ्रेमवर्क जो कि ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन के साथ मिलके अग्री किया है. ठीक है, सो बेसिकली अगेन द पॉइंट इज जस्ट टू मेक श्योर कि आप अपना कितना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करके रख सकते हो. ऑल राइट, सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ ऑल द 3 टॉपिक्स. सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी डिड टुडे वाज Chernobyl रिमेंबरेंस डे, इंटरनेशनल डे फॉर रिमेंबरेंस ऑफ Chernobyl न्यूक्लियर एक्सीडेंट दैट हैपेंड. उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की आज. सेकेंड टॉपिक हम लोगों ने किया द फर्स्ट विमेन जिनको की जो कि रफाइल जेट फ्लाई करने वाली, रफाइल फाइटर जेट फ्लाई करने वाली फर्स्ट विमेन शिवांगी सिंह जो है उनके बारे में हमने बात की. एंड द थर्ड टॉपिक दैट वी डिड वाज विद रेस्पेक्ट टू नॉर्दर्न आयरलैंड एंड द ब्रेक्सिट with the European Union that happened. So all these 3 topics जो है मेरे हिसाब से is going to be very very crucial, is going to be important for your CLAT purposes examinations. ठीक है, हाँ, yeah, sure, अथर्व, please go ahead, ask your doubt. In the meantime, sorry, in the meantime, मैं आपको जल्दी से बता दूं कि अगर आप towards the last fact 30 end days जो आपके CLAT examination में बचे हैं, अगर आप उसमें चाह रहे हो कि आप थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, कुछ सॉलिड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, if you are looking for some practice material, तो I would suggest you can go for a mock test series that Study IQ has launched for you. इसमें आपको 15 CLAT के mock test, 40 sectional tests, class notes के PDFs, ये सब जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारे PDFs आपको मिल जाएंगे. Along with that, you will also get mentoring sessions with NLU students. तो जो आपको लास्ट में जो demotivation सा होता है या जो jitters आते हैं, उसको काम करने के लिए you also have an option कि you can speak to a NLU student जिन्होंने क्रैक करके वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं. नाउ व्हाट इज द प्राइस पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट सीरीज? इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल फॉर ऑल ऑफ यू. 2499 आफ्टर अप्लाइंग द डिस्काउंट कोड विच इज वेबव, विच इज माई नेम. सो माई डिस्काउंट कोड इज ऑल्सो वेबव. तो आप 2499 में जो है आप इस सीरीज को जो है ले सकते हैं, आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं. ओके, नाउ ऑल दैट फीचर्स दैट वी डिस्कस्ड, उसमें आप एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है ना उसको ऐड कर दो. ठीक है, ऑल द थ्योरी. नाउ दिस इज समथिंग, इसकी वैलिडिटी जो है वो अगस्त तक है, अगस्त 2024 तक इसकी वैलिडिटी है, लेकिन दिसंबर में मॉक टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी. ओके, नाउ सो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है इज समथिंग विच यू विल बी गेटिंग इन दिस स्मार्ट कोर्स एट अ कॉस्ट ऑफ 7499 अगेन आफ्टर यूजिंग माई कोड विच इज वेबव. तो अगर आपको सही लग रहा है मेरे से पढ़ना, आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है मेरे को जरूरत है, चाहे मॉक टेस्ट सीरीज की हो, अगर आपको पूरा फुल फ्लेजेड कोर्स नहीं चाहिए तो यू कैन जस्ट गो फॉर द मॉक टेस्ट सीरीज. अगर आपको फुल फ्लेजेड कोर्स चाहिए तो यू कैन गो फॉर दिस क्रैश कोर्स प्रोग्राम. ठीक है, बोथ द प्राइसेस आई हैव टोल्ड यू, 2499 फॉर द मॉक टेस्ट सीरीज एंड 7499 फॉर द स्मार्ट कोर्स. और अगर मान लो आपको इसमें एनरोलमेंट में कोई डिफिकल्टी आती है तो फील फ्री, आप मेरे को मैसेज कर देना. Atharv says, last year I was in 12th. I gave CLAT and got NLU Sonipat. I did not take it as I wanted top 5. But I don't know if I made a mistake because I'm really afraid of what if it didn't work out. ठीक है. देखो, so Atharv, I completely understand. आपके jitters को मैं completely समझता हूँ. And when I gave it in 2011, I got NLU Ranchi. Okay. And I did not want to take the college because considering कि उस समय वो काफी bottom placed था, उस समय number of NLUs भी कम थे. It was a very very, I was the second batch of that particular university. तो मेरे मन में भी था कि नहीं यार, I would definitely get better. And however my parents were like कि नहीं, what if I had already taken a drop year because of my health reasons. तो my parents were like कि एक और drop year लोगे, what if नहीं हुआ उसके बाद भी, then what are you going to do? So yes, I completed. So I got succumbed to the pressure. But लेकिन मैं तुमको बोलूंगा ठीक है, कोई you have not made a mistake. देखो, at the end of the day, National Law University जो है ना, ये एक इसको बस एक टैग की तरह मत देखो. ठीक है, इट इज नॉट जस्ट कि तुमको एक NLU का टैग मिल गया तो लाइफ तुम्हारे लिए बहुत ग्रीनी और रोजी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. हाँ, अगर NLU जाना है तो सर्टेनली
टॉप 10 टॉप 12 NLUs तक आपको जाना चाहिए, ठीक है। टॉप 10 NLUs तक आप डेफिनेटली जा सकते हो, बट जो अभी रिसेंटली नए नए हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर मान लो मेरे को वो मिल रहा है और आई फील कि नहीं मेरे को उधर नहीं जाना है, तो विच इज स्टिल ओके। सोनीपत कोई ऐसा भी बहुत ज्यादा आपको लोकेशनल एडवांटेज नहीं दे रहा कि वहां पे रह के आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर या कुछ मिल जाएगा, तो ठीक है, इसके लिए इतना परेशान मत हो, जिटर्स मत लेके आओ, डरो नहीं। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू राइट नाउ इज कीप असाइड योर फियर। आई अंडरस्टैंड वो फियर रहता है, बट उसको ओवरकम करो, ठीक है, उसको थोड़ा सा बाहर निकाल के लास्ट में बस फोकस करो अपने पढ़ाई पे। एंड आई एम श्योर अथर्व दैट यू विल सर्टेनली गेट द टॉप 5 NLUs जो तुम्हारा ड्रीम है, जो तुमने देखा है। सो कीप फाइटिंग फॉर इट, कीप प्रिपेयरिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। अब लास्ट लेग बस यही है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। So I hope that helps you, Atharv. All the very best, and all the very best to all of you for your preparations. Do write in the comment box कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज, एंड क्या आपको इससे फायदे हो रहे हैं। अगर कोई चेंजेस करने हैं, आपको लगता है कि इफ यू हैव सम सजेशंस, फील फ्री, आप मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, एंड विल सर्टेनली सी कि कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। So on that note, thank you guys. We'll see you all at 7 PM for legal reasoning practice. Till then, I will text you on the day of results. नहीं यार, तुम उससे पहले भी टेक्स्ट कर सकते हो यार, ऐसी कोई बात नहीं है। Feel free to text me even before the results are out, the results are announced. And जब भी डर लगे, मन में कुछ ऐसा हो तो मैसेज कर लेना, we will speak, ठीक है। चलो, thank you so much guys. Stay safe, take care, and all the very best. Bye bye.